ये बात है बहुत बहुत पुराने जमाने की। एक नगर हुआ करता था जिसका नाम था लक्ष्मणपुर। वहां के राजा थे नित्यानंद। राजा का नाम सचमुच नित्यानंद था, हमेशा आनंद में रहने वाले। राजा के दरबार में एक से बढ़कर एक मंत्री थे, लेकिन उन सब में जो राजा के दिल के सबसे करीब था वो थे उनके न्याय मंत्री चंद्रभान। अब चंद्रभान जी की बात ही कुछ और थी। वो इतने समझदार और इतनी गहरी सूझबूझ वाले आदमी थे कि जैसे ही उनके सामने कोई समस्या आती वह उसे पलक झपकते ही सुलझा देते। राजा उनकी इस काबिलियत पर बहुत खुश रहते थे और गर्व भी महसूस करते थे। पर यह बात बाकी मंत्रियों को कहाँ हजम होती थी। वो सब अंदर ही अंदर चंद्रभान से बुरी तरह जलते थे, मानो आग लग गई हो उनकी सीने में। इसी लक्ष्मणपुर शहर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था धनपति। नाम तो था धनपति यानी धन का मालिक, पर हकीकत यह थी कि उनके घर में गरीबी ने पक्का डेरा डाल रखा था। उनकी हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। घर में बस 3 प्राणी थे, खुद धनपति, उनकी पत्नी राधा और उनकी बूढ़ी माँ। जब घर में अन्न का दाना कम हो तो मन में शांति कहाँ से आएगी। इसीलिए उनके घर में रोज रोज की चिकचिक मची रहती थी। एक दिन की बात है, बूढ़ी सास ने अपनी बहू राधा से बड़े ही लाचार स्वर में कहा, बहू बेटा, बहुत जोर की भूख लगी है, देखना कुछ खाने को हो तो दे दे। राधा उस दिन पहले से ही गुस्से से भरी थी। उसने तपाक से जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, आपके बेटे ने तो कमा कमा कर अनाज के बड़े बड़े भंडार जो लगा दिए हैं, जाइए और खा लीजिए। माँ ने यह कड़वी बात सुनी तो उनका मन बैठ गया। उन्होंने बहू को प्यार से समझाने की कोशिश की, बहू ऐसा न बोल, धनपति तेरा पति है और अपने पति के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कहना अच्छी नहीं होती। राधा की आंखों में पानी भर आया। उसने दुख से कहा, पति होकर भी इन्होंने मुझे कौन सा सुख दे दिया। तुम्हारे बेटे ने तो मुझे भूख और फटेहाली के अलावा कुछ नहीं दिया है। ये कहते हुए राधा फूट फूट कर रोने लगी, मानो बाढ़ आ गई हो उसकी आंखों में। पत्नी को इस तरह बिलखता देखकर धनपति वहां आया। उससे अब और सहा नहीं गया। उसने तय कर लिया। वह बोला, बस अब ये रोज रोज का झगड़ा और नहीं चलेगा। मैं आज ही अपने दोस्त रामदास के पास जाता हूँ और थोड़ी सी मदद मांगता हूँ, ताकि कम से कम घर का गुजारा तो ठीक से चल सके। और बस इतना कहकर वह सीधा रामदास के घर पहुंच गया। रामदास ने उसे देखा तो उसका उतरा हुआ चेहरा भांप लिया। उसने पूछा, क्या बात है दोस्त, तुम्हारा चेहरा आज क्यों लटका हुआ है, सब ठीक ठाक तो है। धनपति की तो जैसे हिम्मत टूट गई थी। वह बोला, क्या बताऊं रामदास, इस गरीबी के मारे घर में हर रोज झगड़ा होता रहता है। तू थोड़ी सी मदद कर दे तो बात बन जाएगी। रामदास थोड़ा गुस्सा हो गया। उसने सीधे सीधे कहा, देख धनपति, मैं पहले भी कितनी बार तेरी मदद कर चुका हूं, तुझे पैसा दे चुका हूं, आखिर ये कब तक चलेगा। तू कोई काम धंधा क्यों नहीं करता। जब तेरे पास पैसे खत्म हो जाते हैं तब तू मेरे पास हाथ फैलाने चला आता है। मैं अपनी दोस्ती का ख्याल करके तेरी जरूरत से ज्यादा मदद कर चुका हूं, पर अब बस, अब मैं तुझे 1 पैसा भी नहीं दूंगा। आखिर मेरा भी तो परिवार है, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मुझे उनकी भी चिंता करनी है। ये बात सुनकर धनपति एकदम उदास हो गया। उसका मन टूट गया। उसने कांपते स्वर में पूछा, रामदास, तो क्या सचमुच तू इस बार मेरी मदद नहीं करेगा। रामदास ने साफ मना कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझसे मदद मांगने की जगह जा और कोई काम कर, मेहनत कर, मजदूरी कर और अपने परिवार को पेट भर खाना खिला। जा अब यहां से। अपने दोस्त की ऐसी तीखी और जली कटी बातें सुनकर धनपति का मुंह उतर गया। वह निराश होकर वहां से वापस लौट पड़ा। रास्ते भर वह मन ही मन सोच रहा था, मुझे तो बस रामदास का ही आसरा था और आज वो सहारा भी छूट गया। अब मेरा क्या होगा। सुबह से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया है। मेरी आंखों के सामने तो बार बार अंधेरा छा रहा है। चलते चलते वह किसी तरह अपने घर पहुंचा। तब तक रात हो चुकी थी और उसे जोरों की भूख लगी थी, मानो पेट में चूहे दौड़ रहे हो। उसने घर पहुंचते ही पत्नी राधा से प्यार से कहा, राधा, अरे राधा, जल्दी से कुछ खाने को दे दे, बहुत जोर की भूख लगी है। राधा ने झट से जवाब दिया, तुम भूखे हो तो मैंने कौन सा पेट भरकर खा लिया है, कल से मैं भी तो भूखी हूं। धनपति को हैरानी हुई। उसने पूछा, अरे क्या घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए।
ये सुनकर राधा गुस्से से आग बबूला हो गई। वह तमतमा कर बोली, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुम्हारे जैसे निकम्मे और गरीब आदमी से मेरा विवाह हो गया। इस तरह राधा ने अपने पति को बुरा भला कहना और कोसना शुरू कर दिया, जैसे गालियों की बारिश हो रही हो। यह सब सुनकर भूख से परेशान धनपति को भी जबरदस्त गुस्सा आ गया। वह भड़क उठा और कड़क कर बोला, राधा, कान खोलकर सुन ले। धन जो मिलता है ना, वह स्त्री के भाग्य से मिलता है। जब से मैं तुझे ब्याह कर इस घर में लाया हो, तब से दुखी हो, और न जाने कब तुझसे पीछा छूटेगा। ये सुनते ही राधा भी गुस्से से लाल हो गई। वह बोली, तुम खुद तो एक पैसा कमाते धमाते नहीं हो, और इसका सारा दोष मेरे सिर पर मढ़ रहे हो, निखट्टू कहीं के। ये कहकर राधा फिर फूट फूट कर रोने लगी। राधा को रोता देखकर धनपति ने कड़वाहट से कहा, रो ले, खूब अच्छी तरह से रो ले। इन घड़ियाली आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। ये रोना धोना और चीखना चिल्लाना सुनकर धनपति की बूढ़ी मां भी गिरती पड़ती वहां आ पहुंची। उन्होंने घबराकर पूछा, बहू, बेटा, तुम दोनों ने यह क्या हंगामा मचा रखा है? आधी रात में क्यों झगड़ रहे हो? रोते हुए राधा ने कहा, झगड़ा मैं नहीं कर रही हूं, तुम्हारा कमाऊ बेटा कर रहा है। ये कहकर राधा फिर जोर जोर से रोने लगी, मानो दुनिया का सारा दुख उसी पर आ गया हो। ठीक उसी वक्त उनके घर के बाहर से गश्त लगाते हुए 2 सिपाही गुजर रहे थे। घर के अंदर से आ रही आवाजों को सुनकर वे एक दूसरे से बोले, इस घर के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। हमें अंदर चलकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। और फिर वे दोनों सैनिक बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर आ गए और प्रश्न किया, क्या बात है? ये रोना पीटना क्यों मचा रखा है? सैनिकों को सामने देखकर रोती हुई राधा अचानक चुप हो गई। बूढ़ी अम्मा और धनपति को भी जैसे सांप सूंघ गया था। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। यह देखकर एक सिपाही कड़क कर बोला, बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? क्या तुम अपनी पत्नी को पीट रहे थे? धनपति ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह तो बस शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि कितनी शर्म की बात है। घर की बात राधा के रोने के कारण बाहर तक पहुंच गई। इधर राधा फिर से धीरे धीरे रोने लगी। यह देखकर सिपाही ने झट से धनपति की बाजू पकड़ी और पूछा, बताते क्यों नहीं? आखिर बात क्या है? धनपति ने झुंझलाकर कहा, क्या बताऊं? सिपाही बोला, कुछ तो बात है, बोलो। जरूर इस आदमी ने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया होगा। शायद इसे पता नहीं कि औरतों का अपमान करने वाले को हमारे महाराज कड़ा दंड देते हैं। ये सुनकर धनपति को भी गुस्सा आ गया। उसने तपाक से कहा, बात कुछ भी हो, यह हमारा घरेलू मामला है। तुम लोग बिना पूछे हमारे घर के अंदर कैसे चले आए? धनपति की इस बात को सिपाहियों ने अपना अपमान समझा। क्रोधित होकर उन्होंने धनपति को गिरफ्तार कर लिया और उसे सीधा जेल कारागार में डाल दिया। वे बोले कि तुम्हारा फैसला कल महाराज अपने दरबार में करेंगे। धनपति की मां और उसकी पत्नी ने सिपाहियों को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने किसी की एक न सुनी। सुबह होते ही उसे दरबार में राजा के सामने पेश किया गया। सिपाही कहने लगे, महाराज, कल रात को यह आदमी अपनी पत्नी को पीट रहा था, इसीलिए हम इसे बंदी बनाकर आपके सामने लाए हैं। सिपाही की बात सुनकर राजा की भौहें तन गईं। वह बोले, अगर इस आदमी ने सचमुच अपनी पत्नी को पीटा है तो इसे कड़ी सजा मिलेगी। तभी न्याय मंत्री चंद्रभान ने पूछा, अपराधी, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? धनपति लाचार होकर बोला, मैं क्या कहूं, बस इतना समझ लीजिए कि मेरी पत्नी मुझसे खुश नहीं रहती और मेरी मां भी मुझसे नाराज रहती है। घर में तो हर समय क्लेश मचा रहता है। इतना कहकर धनपति चुप हो गया। तब न्याय मंत्री चंद्रभान हंसकर बोले, अपराधी, तुम्हारा अपराध तो बहुत ही बड़ा है। और फिर न्याय मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, इस आदमी को छोड़ दीजिए और इसे राजकोष में से कुछ सोने की मोहरें, स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दीजिए। राजा ने अपने न्याय मंत्री की ओर चौंक कर देखा, मगर कहा कुछ नहीं। अगले ही पल राजा ने दरबार में मौजूद खजांची से कहा कि इस आदमी को राजकोष में से 100 सोने की मोहरें दे दी जाए और इसे महल से बाहर छोड़ दिया जाए। सोने की मोहरें पाकर धनपति बहुत ही खुश हुआ। वह बोला, भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है जो मेरी जान बच गई और धन भी मिल गया। उसी शाम को जब राजा और न्याय मंत्री चंद्रभान बगीचे में टहल रहे थे तो राजा ने अपनी बात कही, न्याय मंत्री जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई।
दरबार में जब मैंने अपराधी को कड़ा दंड देने की बात कही तो आपने उसे सोने की मोहरें देकर रिहा क्यों करवा दिया? चंद्रभान बोले, महाराज, वह आदमी अपराधी नहीं था, इसीलिए उसे दंड देना सही नहीं था। राजा ने पूछा, तुम ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? न्याय मंत्री ने समझदारी से जवाब दिया, सुनिए महाराज, 3 लोगों के छोटे से परिवार में जब तीनों ही एक दूसरे से खुश ना हो तो समझ लेना चाहिए कि कारण घर के अंदर का नहीं बल्कि बाहर का है, और सबसे बड़ा बाहरी कारण तो धन की कमी, अभाव ही होता है। इसीलिए मैंने उस आदमी को रिहा करवा दिया और उसे खजाने में से सोने की मोहरें दिलवाई। राजा ने आश्चर्य से मंत्री की ओर देखा और बोले, मंत्री जी, हमारी समझ में तो अब भी आपकी बात नहीं आई। मंत्री बोले, तो ठीक है महाराज, 5 दिन के बाद आप उस आदमी को फिर से सिपाहियों के द्वारा दरबार में बुलवाइए, तब मेरी बात सही साबित हो जाएगी। राजा ने कहा, ठीक है मंत्री जी, हम ऐसा ही करेंगे। 5 दिन के बाद राजा के आदेश पर धनपति को वापस दरबार में बुलाया गया। धनपति ने आते ही झुककर कहा, महाराज की जय हो। राजा ने पूछा, कहो धनपति, अब तुम्हारे घर में क्या हाल है? धनपति खुशी से बोला, महाराज, हमारे घर में जो लड़ाई थी वह गरीबी की वजह से थी। आपके यहाँ से 100 सोने की मोहरें मिलने पर मेरी गरीबी खत्म हो गई तो घर की लड़ाई भी खत्म हो गई। अब हमारे दिन बड़े ही मजे से गुजर रहे हैं। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है और न ही कोई शिकायत है। यह सुनकर राजा अपने न्याय मंत्री चंद्रभान से बोले, मंत्री जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। धनपति के घर में धन की ही लड़ाई थी। मैं आपके न्याय का लोहा मानता हूं। अब न्याय मंत्री ने धनपति को प्यार से समझाया, धनपति, तुम्हारे घर का झगड़ा अब तभी तक शांत रहेगा जब तक तुम्हारे घर में सोने की मोहरें हैं। जैसे ही वह मोहरें खत्म हो जाएगी तुम्हारे घर में फिर से लड़ाई होने लगेगी। धनपति बोला, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है मंत्री जी। न्याय मंत्री ने कहा, तो तुम ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं करते जिससे कि तुम्हारे घर में धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाए? धनपति ने उम्मीद से पूछा, ऐसा कौन सा उपाय है मंत्री जी? मंत्री चंद्रभान ने कहा, धनपति, वह उपाय मैं तुम्हें बताता हूं। तुम जवान हो, लंबे चौड़े हो, मजबूत शरीर वाले हो, तुम्हें हमारी सेना में सिपाही के तौर पर नौकरी कर लेनी चाहिए। इस तरह से तुम्हें रोजगार भी मिल जाएगा और धन भी मिलता रहेगा। धनपति की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, मुझे मंजूर है न्याय मंत्री जी। और फिर धनपति खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गया और उसने राजा की सेना में एक सिपाही के तौर पर नौकरी कर ली। राजा ने अपने मंत्री चंद्रभान की खूब तारीफ की, जबकि दरबार में मौजूद बाकी सभी मंत्री जो ईर्ष्या करते थे वे अंदर ही अंदर जल भुन गए, मानो मिर्च लग गई हो। उसी दिन राजा के एक दूसरे मंत्री श्यामदत्त ने अपने घर पर सभी साथी मंत्रियों की एक गुप्त बैठक बुलाई। श्यामदत्त बाकी मंत्रियों से कहने लगा, वो न्याय मंत्री चंद्रभान बड़ी से बड़ी समस्या को जिस तरह पलक झपकते सुलझा देते हैं ना, उसके कारण राजा उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। हर समस्या पर उन्हीं से राय लेते हैं, हमें तो पूछते तक नहीं। ये तो सरासर हमारा अपमान है। हम सबको कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि न्याय मंत्री चंद्रभान राजा की नजरों में गिर जाए। तभी एक दूसरा मंत्री बोला, क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं श्यामदत्त जी? श्यामदत्त बोला, हाँ, अगर तुम लोग मेरा साथ देने का वादा करो तो मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बता सकता हूं। सभी मंत्री एक स्वर में बोल उठे, हम सभी आपका साथ देने को तैयार है। तब मंत्री श्यामदत्त ने धीरे से अपनी योजना सबको बताई। योजना सुनकर सभी कहने लगे, वाह श्यामदत्त जी, आपकी योजना तो बहुत ही अच्छी है। अब तो न्याय मंत्री चंद्रभान महाराज की नजरों में जरूर ही गिर जाएंगे। दूसरे दिन जब दरबार लगा तो एक औरत गोद में बच्चा ली हुए वहां आई और रोते हुए कहने लगी, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। राजा ने पूछा, देवी, तुम्हारी क्या समस्या है? वह औरत बोली, महाराज, आपके राज्य के एक आदमी ने मुझसे प्यार का झूठा नाटक रचा और मुझे अपने बच्चे की मां बना दिया। अब जब मैं मां बन चुकी हूं तो वह आदमी मुझे अपनी पत्नी मानने से मना करता है और इस बच्चे को भी अपना बेटा नहीं मानता। राजा ने दुख से कहा, अरे, यह तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। तब न्याय मंत्री चंद्रभान ने उस औरत से पूछा, आप बताइए कि वह आदमी कौन है जिसने तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया? ये सुनकर वह औरत क्रोधित नजरों से न्याय मंत्री को देखते हुए कहने लगी,
न्याय मंत्री चंद्रभान, न्याय की कुर्सी पर बैठकर तुम कैसे अनजान बन रहे हो? ये सुनकर राजा बोले, तुम्हारा क्या मतलब है? तब उस औरत ने सीधे सीधे कहा, महाराज, यही है वह आदमी जिसने मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया और मुझे इस बच्चे की मां बनाया। न्याय मंत्री गुस्से में आ गए। वह बोले, अरे बकबक करने वाली औरत, जानती है तू क्या बक रही है? औरत बोली, मैं बक नहीं रही, बल्कि आज भरे दरबार में न्याय मांगने के लिए आई हूं। ये कहकर वह औरत फिर से रोने लगी। राजा ने कहा, तुम रोना बंद करो, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। अब राजा ने न्याय मंत्री से पूछा, न्याय मंत्री, क्या यह औरत जो कह रही है वह सच है? न्याय मंत्री चंद्रभान बोले, महाराज, ये मुझ पर सरासर झूठा आरोप है। इस औरत को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा और इस बात का क्या सबूत है कि यह जो कुछ भी कह रही है वह बिल्कुल सच है? यह सुनकर वह स्त्री जोर जोर से रोने लगी। यह सब देखकर बाकी के मंत्री सवालिया नजरों से न्याय मंत्री को देखने लगे। और तब प्रधानमंत्री श्यामदत्त अपनी जगह से उठा और कहने लगा, इस बात की गवाही मैं देता हूं और साथ में बाकी के सभी मंत्री भी देंगे कि न्याय मंत्री चंद्रभान के इस स्त्री के साथ नाजायज संबंध है। उसकी यह बात सुनकर न्याय मंत्री चौंक गए और दुख से बोले, श्यामदत्त जी, आप भी इस स्त्री के साथ इस षड्यंत्र में शामिल हैं। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। मंत्री श्यामदत्त बोला, उम्मीद तो हमें भी आपसे ऐसी नहीं थी न्याय मंत्री जी। अपने पद का और अपनी उम्र का कुछ तो लिहाज किया होता आपने। और श्यामदत्त ने आगे कहा, महाराज, अभी कुछ दिन पहले की बात है। हम किसी गंभीर विषय में सलाह मशवरा करने के लिए अन्य मंत्रियों के साथ न्याय मंत्री के महल में गए थे। वहां पर हमने एक कमरे में इस औरत और न्याय मंत्री को झगड़ा करते हुए देखा। न्याय मंत्री इस औरत को धमकाते हुए कह रहे थे कि अगर इसने किसी को उनके संबंधों के बारे में बताया तो यह उसका सिर काट डालेंगे। यह औरत रोती पीटती हुई उनके पैरों में गिर पड़ी थी। हमसे यह देखा नहीं गया और हम शर्म से सिर झुकाए हुए बाकी मंत्रियों के साथ उल्टे पांव वहां से वापस लौट गए। इतना कहकर मंत्री श्यामदत्त चुप हो गया। सभी मंत्रियों ने एक आवाज में कहा, प्रधानमंत्री श्यामदत्त बिल्कुल ठीक कहते हैं। हम सभी ने वह दृश्य देखा था। यह सुनकर राजा क्रोधित होकर न्याय मंत्री की ओर देखने लगा और बोला, न्याय मंत्री, अब इससे बड़ी गवाही क्या हो सकती है? न्याय मंत्री ने लाचारी से कहा, महाराज, मैं फिर से कहूंगा, यह सब कुछ झूठ है और मेरे खिलाफ कोई साजिश, षड्यंत्र है। राजा ने कहा, चुप रहो न्याय मंत्री, आज तक तुम लोगों का न्याय करते आए हो। आज मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। तुम्हें सबके सामने अपनी गलती को मानना होगा और इस औरत को अपनी पत्नी मानना होगा और इसके बच्चे को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करना होगा। न्याय मंत्री बोले, नहीं महाराज, ये कभी नहीं हो सकता। राजा ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे आदेश को मानने से मना कर दो। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों, न्याय मंत्री को गिरफ्तार करके जेल, कारागार में डाल दिया जाए। सिपाहियों ने तुरंत आगे बढ़कर न्याय मंत्री को गिरफ्तार किया और फिर उसे जेल में डाल दिया। इसके बाद राजा ने उस फरियादी औरत से कहा, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन तुम हिम्मत रखो, एक न एक दिन न्याय मंत्री चंद्रभान तुम्हें अपनी पत्नी जरूर मान लेंगे। फरियादी औरत सिर झुकाए हुए दरबार से बाहर निकल गई। अब राजा सोचने लगा, मैंने अपने न्याय मंत्री को कितना सम्मान दिया और उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। वह इतना गिर सकता है, इस बात का तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री श्यामदत्त और उसके सभी साथी मंत्री फिर से श्यामदत्त के घर पर एक गुप्त बैठक में शामिल हुए। असल में वे सभी न्याय मंत्री के जेल में जाने से बहुत खुश थे और अपने षड्यंत्र के सफल हो जाने पर वे जश्न मना रहे थे। प्रधानमंत्री श्यामदत्त कहने लगा, इस बार तो हमने उस न्याय मंत्री को अच्छा सबक सिखा दिया, वह अब जीवन भर जेल में ही रहेगा। बाकी के मंत्री कहने लगे, जी श्यामदत्त जी, आपने तो साजिश ही ऐसी रची थी कि उसमें कोई भी फंस जाए तो बाहर नहीं निकल सकता। तभी ठीक उसी समय राजा ने उस कमरे में प्रवेश किया और कहने लगा, श्यामदत्त, तुम्हारा यह भ्रम है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूं। तुमने बाकी सभी मंत्रियों के साथ मिलकर बेकसूर मंत्री चंद्रभान पर बड़े आरोप लगाए। मुझे तुमसे यह उम्मीद कभी नहीं थी। अभी अभी मैंने अपने कानों से तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं।
राजा अचानक ही उनके सामने आ गए। श्यामदत्त और बाकी मंत्रियों को तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी। उन्हें सांप सूंघ गया, सब सन्न रह गए। राजा ने कहा, मंत्री श्यामदत्त, तुम्हें क्या लगा था कि मैं आंखें मूंद कर तुम्हारी सभी बातों पर विश्वास कर लूंगा? दरबार में मैंने सबके सामने तुम्हारी और उस औरत की बातों को मान लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि न्याय मंत्री चंद्रभान इतना गिरा हुआ इंसान तो नहीं हो सकता। और मैंने अपने कुछ खास जासूसों, गुप्तचरों को तुम्हारे और तुम्हारे बाकी मंत्रियों के ऊपर नजर रखने का आदेश दिया था। और जासूसों ने मुझे सूचना दी कि तुम बाकी सभी मंत्रियों के साथ अपने घर पर गुप्त बैठक कर रहे हो। यह खबर पाते ही मैं यहाँ पर आ गया और अपनी आंखों से मैंने सारी सच्चाई देख ली और कानों से सब कुछ सुन लिया। मंत्री श्यामदत्त और बाकी सभी मंत्री राजा से माफी मांगने लगे। महाराज, हमें माफ कर दीजिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप केवल न्याय मंत्री चंद्रभान को ही योग्य समझते हैं और हम पर तो आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। दरबार में हमारी कोई राय नहीं लेते। न्याय मंत्री की इस सफलता को देखकर हम उनसे ईर्ष्या करने लगे थे, इसी वजह से हमने साजिश रची। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, अब आगे से ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी। राजा ने कहा, तुम्हारी इस हरकत करतूत से मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि तुम लोग न्याय मंत्री से जलते हो और मेरा उस पर भरोसा तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाता। लेकिन मेरा यह व्यवहार बिना कारण के नहीं है। न्याय मंत्री है ही इसी लायक, आप सब में से कोई भी उनके बराबर बुद्धिमान और समझदार नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको कोई सजा न दूं, तो इसका फैसला मैं नहीं बल्कि न्याय मंत्री चंद्रभान ही कर सकते हैं। अगर उन्होंने आपको माफ कर दिया तो मैं भी आपको माफ कर दूंगा। इसके बाद राजा ने न्याय मंत्री चंद्रभान को जेल से रिहा कर दिया और दरबार में लेकर आए। बाकी सभी मंत्री जो इस षड्यंत्र में शामिल थे, वह न्याय मंत्री से माफी मांगने लगे। न्याय मंत्री चंद्रभान, जो कि बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था, उसने सभी को माफ कर दिया और राजा से प्रार्थना की कि महाराज, मेरे मन में इनके लिए कोई द्वेष, बुरा भाव नहीं है, आप भी इन्हें क्षमा कर दीजिए। बाकी के सभी मंत्री अपने इस काम के लिए बहुत ही शर्मिंदा थे। उन्होंने भी वचन दिया कि वह आइंदा भविष्य में ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करेंगे। और फिर सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। उस शाम को जब न्याय मंत्री अपने घर पर आराम कर रहे थे, तभी प्रधानमंत्री श्यामदत्त अपने बाकी साथी मंत्रियों के साथ उनके घर पर आ पहुंचा। मंत्री ने उनसे पूछा, आप सब लोग यहाँ पर, सब कुछ ठीक तो है ना? श्यामदत्त बोला, न्याय मंत्री जी, हम आपसे यह जानने के लिए आए हैं कि ऐसे बुद्धिमानी भरे काम करने के लिए आपके पास इतनी अक्ल कहां से आती है। ये सुनकर न्याय मंत्री चंद्रभान सोचने लगे, अच्छा तो यह बात है, यह मूर्खों की मंडली मेरी अक्ल का राज जानना चाहती है, क्यों ना इन्हें आज मूर्ख बनाया जाए। ये सोचकर न्याय मंत्री ने बड़ी ही संजीदगी, गंभीरता से उनसे कहा, यह अक्ल मेरे खेतों में गड़ी है। बाकी सभी मंत्री हैरान होकर पूछने लगे, आपके खेतों में? चंद्रभान ने जवाब दिया, हाँ, जब मुझे जरूरत होती है मैं खुद जाकर थोड़ी सी अक्ल निकाल कर ले आता हूं। बाकी मंत्रियों ने पूछा, क्या यह संभव है? न्याय मंत्री बोले, बिल्कुल संभव है, आप सबके सामने मैं इस बात का प्रमाण हूं। बाकी मंत्री बोले, तो न्याय मंत्री जी, क्या हमें भी आपके खेतों में से थोड़ी सी अक्ल मिल सकती है? चंद्रभान बोले, क्यों नहीं, बिल्कुल मिल सकती है। श्यामदत्त जी बोले, बताइए न्याय मंत्री जी, इसके लिए हम सबको क्या करना होगा? न्याय मंत्री बोले, आप सभी लोग पूर्णमासी की रात को मेरे घर पर आ जाना, तभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि खेत में अक्ल कहां पर गड़ी हुई है। और हाँ, एक बात याद रखना, पूर्णमासी की रात को आप सभी फावड़े और कुदाल लेकर ही आना, ठीक है? बाकी सभी मंत्रियों ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हम सभी ऐसा ही करेंगे। और फिर प्रधानमंत्री श्यामदत्त बाकी सभी मंत्रियों को लेकर वहां से वापस लौट गया। धीरे धीरे समय बीता और फिर पूर्णमासी की रात भी आ गई। श्यामदत्त बाकी सभी मंत्रियों के साथ न्याय मंत्री के घर पहुंचा और कहने लगा, न्याय मंत्री जी, हम फावड़े और कुदाल लेकर आ गए हैं, बताइए अब हमें क्या करना होगा? न्याय मंत्री बोले, ठीक है, मैं आप सभी लोगों को अपने खेतों पर ले चलता हूं। न्याय मंत्री उन्हें एक खेत में ले गए और बोले, यही चांद
चंद्रमा के ठीक नीचे एक घड़े में अक्ल दबी हुई है। तुम लोग खोदकर उस घड़े को निकाल लो, उसी में अक्ल रखी हुई है, और आपस में बांट लो। बस फिर क्या था, सभी मंत्री चांद की ओर देखकर खेतों में खोदने लगे। वे आकाश की तरफ देखते, उनको चांद ठीक अपने ऊपर दिखाई दे रहा था। जब पूरा खेत खुद गया तो न्याय मंत्री ने पूछा, क्या आप लोगों को अक्ल का घड़ा मिला? बाकी सभी मंत्रियों ने जवाब दिया, नहीं चंद्रभान जी, अभी तक हमें अक्ल का घड़ा नहीं मिला। न्याय मंत्री बोले, अच्छा, तो फिर आप लोग अभी और खोदिए। खुदाई करते करते जब बाकी के सभी मंत्री थक हार गए तो वह न्याय मंत्री से कहने लगे कि हमसे अब और खुदाई नहीं हो सकती। न्याय मंत्री बोले, अच्छा भाइयों, अब और खुदाई मत करो, मैं तुम लोगों को अभी बता देता हूं कि अक्ल का घड़ा कहां पर है। ये सुनकर सभी मंत्री एक स्वर में चिल्लाए, कहां पर है अक्ल का घड़ा? न्याय मंत्री जी जल्दी बताइए। तब न्याय मंत्री चंद्रभान उनसे हंसते हुए कहने लगे, मेरे नासमझ भाइयों, जरा दिमाग पर जोर देकर बताओ कि चांद के ठीक नीचे इस समय क्या है? सभी ने एक साथ अपनी नजर चांद की ओर उठाई और सभी कहने लगे, चांद के नीचे तो हमारा सिर है। न्याय मंत्री चंद्रभान बोले, जब चांद के ठीक नीचे तुम्हारा सिर है तो तुम खेतों में क्या खोज रहे हो? ये सुनकर सभी मंत्री बुरी तरह से चौंक गए और कहने लगे, आपके कहने का क्या मतलब है चंद्रभान जी? चंद्रभान बोले, मतलब यह है भाइयों कि तुम्हारा सिर ही वह घड़ा है जिसमें अक्ल दबी हुई है, बस उसे खोदने की जरूरत है, यानी इस्तेमाल करने की। उसकी बात सुनकर बाकी सभी मंत्री कहने लगे, चंद्रभान जी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी और हमें इतनी पते की बात बताई है। सचमुच न्याय मंत्री जी, हम सब में से सबसे अक्लमंद और समझदार आप ही हैं। हम जैसे मूर्खों को सही रास्ता दिखाने का यही सबसे अच्छा उपाय था। और उस दिन के बाद से सभी मंत्रियों ने न्याय मंत्री से ईर्ष्या करना छोड़ दी। इस घटना के बाद से राजा नित्यानंद की नजरों में अपने न्याय मंत्री का सम्मान और भी बढ़ गया। एक दिन न्याय मंत्री और राजा दोनों आपस में राज्य की प्रजा के बारे में चर्चा कर रहे थे। राजा ने न्याय मंत्री से पूछा, न्याय मंत्री जी, क्या हमारे राज्य में सभी लोग खुशहाल जीवन बिता रहे हैं? क्या उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं? हमारे राज कर्मचारी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं या नहीं? न्याय मंत्री बोले, महाराज, वैसे तो हमारे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन फिर भी अगर आप राज्य की असली हालत को जानना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भेष बदलकर, रूप बदलकर किसान के रूप में राज्य में घूमिए, जिससे कि आपको प्रजा के सुख दुख के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके। क्योंकि राज अधिकारियों और मंत्रियों के द्वारा आप तक जो सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं, हो सकता है उनमें कुछ कमी हो, इसीलिए आपको खुद भी प्रजा के हालचाल जानने चाहिए। राजा को अपने मंत्री की यह सलाह बहुत ही तर्कसंगत, सही लगी और उन्होंने यह फैसला कर लिया कि वह जरूर ही एक साधारण नागरिक का वेश बनाकर राज्य में घूमेंगे ताकि प्रजा के सुख दुख के बारे में जान सके। अगले दिन राजा ने अपने राजसी कपड़े उतारे और एक साधारण किसान के कपड़े पहनकर शाम के समय शहर में निकल गए। अब क्योंकि राजा ने भेष बदला हुआ था तो कोई उन्हें पहचान न सका। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा, जिसके कारण राजा रास्ता भटक गए और एक झोपड़ी के पास जा पहुंचे, जहां पर एक बुढ़िया अपने खेतों की रखवाली कर रही थी। राजा ने बुढ़िया से सही रास्ता जानने के बारे में सोचा, परंतु साथ ही साथ राजा यह भी चाहते थे कि किसी को उनके बारे में पता न चले। वह नहीं चाहते थे कि बुढ़िया औरत को यह बात मालूम हो कि वह इस राज्य के राजा है। राजा बुढ़िया के पास गए और पूछने लगे, माँ, मैं एक राहगीर पथिक हूं और रास्ता भटक गया हूं। क्या यह पतला रास्ता पगडंडी शहर की तरफ जाता है? इस पर वह बूढ़ी अम्मा बोली, संसार में राहगीर तो सिर्फ दो ही हैं, एक सूरज और दूसरा चांद जो हमेशा चलते रहते हैं। तुम कहाँ की राहगीर हो? ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए और बोले, मान लो मैं इस जंगल का मेहमान अतिथि हो। ये सुनकर बुढ़िया फिर से बोली, झूठ, ये कैसे हो सकता है? मालूम है इस संसार में मेहमान तो सिर्फ दो ही है, एक का नाम है रूप और दूसरे का नाम है जवानी, जो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तुम मेहमान कहां से हो गए? राजा ने फिर से बात बनाते हुए कहा, मैं कहता हूं कि थोड़ी देर के लिए तुम मुझे यहां का राजा मान लो। बूढ़ी मां ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम राजा हो?
न तो तुम इंद्र हो और न ही यमराज। राजा तो बस ये दोनों ही है। राजा ने कहा, अच्छा राजा ना सही, यह मान लो कि मैं जिसे चाहूं दंड दे दो और जिसे चाहूं माफ कर दो। बुढ़िया ने कहा, यह बात सच नहीं है। माफ करने वाले तो सिर्फ दो ही हैं, एक है धरती पृथ्वी और दूसरी है स्त्री, जो सब कुछ सहते हुए भी सबको माफ कर देते हैं। तुम माफ करने वाले कहां से हो गए? अब राजा क्या कहते, कुछ सोचकर बोले, अरे मैं भटक गया हूं, इसीलिए रात में यहां पर आ गया हूं। मुझे गरीब, निर्धन और लाचार समझो और शहर की तरफ जाने का रास्ता बता दो। बुढ़िया ने पूछा, तुम गरीब कैसे हो सकते हो? गरीब तो केवल दो लोग ही होते हैं, एक का नाम है बेटी कन्या और दूसरी का नाम है गाय। इन्हें जहां भेज दो वही चले जाने को मजबूर है। इनसे बड़ा गरीब भला कौन हो सकता है? बूढ़ी मां की बातों से राजा का दिमाग घूम गया, वह चकरा गए। उन्होंने कहा, बूढ़ी अम्मा, मैं तुम्हारे तर्कों के सामने पराजित गया। अब तो मुझे बता दो। बूढ़ी मां ने कहा, हारा हुआ, पराजित तो सिर्फ दो ही माने गए हैं, एक जो किसी का कर्जदार ऋणी हो और दूसरा बेटी का पिता। तुम इनमें से कौन हो? तो राजा चुप हो गए और वह अपने आप को छिपाकर न रख सके। मन ही मन सोचने लगे, इस बुढ़िया को अपनी असलियत बतानी ही होगी, वरना यह मुझे रास्ता नहीं बताएगी और मैं अंधेरे में ही भटकता रहूंगा। तब राजा ने कहा, मैं तुम्हारे इस राज्य का राजा हूं, विश्वास हो तो मुझे रास्ता बता दो। बुढ़िया ने अब बात को आगे नहीं बढ़ाया और हाथ उठाकर उन्हें सही रास्ता बता दिया। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चलता बना। चलते चलते राजा सोच रहा था कि धन्य है इस गांव की धरती, जहां पर ऐसी बुद्धिमान माताएं रहती हैं। उधर बूढ़ी अम्मा सोचने लगी कि धन्य है यहाँ का राजा, जो अपनी प्रजा की कुशलता को जानने के लिए इस तरह से रात रात भर भटक रहा है। राजा अपने महल में वापस आ गए और फिर राजा इसके बाद अपनी प्रजा की सेवा करने में पूरी तरह से व्यस्त हो गए और अगले कई वर्षों तक उन्होंने अपने न्याय मंत्री चंद्रभान की सलाह से बड़ी ही कुशलता से राज किया। कहानी का सार और अपील दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या, जलन हमेशा बुरे रास्ते पर ले जाती है और सच्ची समझदारी, अक्ल खेतों में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग में गड़ी होती है। बस उसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। साथ ही गरीबी अक्सर घर के झगड़ों की जड़ होती है और सच्चे दोस्त की पहचान मुश्किल समय में ही होती है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक राजा और उसकी 7 रानियों की कहानी सुनाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जिसका नाम ब्रह्मदत्त था। उसके पास 6 रानियां थी, लेकिन राजा के राज्य में कोई कमी नहीं थी। राजा को बस एक ही कमी थी कि 6 रानियां होने के बावजूद उसके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा इसी चिंता में रहता था कि उसके बाद उसके राज्य का क्या होगा। लेकिन भाग्य के खेल को कौन समझ सकता है। राजा ब्रह्मदत्त की प्रजा बहुत सुखी थी। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और अक्सर उनके गांवों में जाकर मिलता था ताकि किसी को कोई दुख ना हो। एक बार राजा ब्रह्मदत्त शिकार पर गए और शिकार से लौटते समय वे गांव के रास्ते से आ रहे थे ताकि उन्हें अपनी प्रजा का हाल भी पता चल जाए। तभी उन्हें एक पुरानी झोपड़ी के सामने एक युवती काम करती हुई दिखाई दी। उसके बाल भूसे में फंसे थे और माथे पर पसीना बह रहा था, जो उसे बहुत सुंदर बना रहा था। राजा को लगा कि वे उस पर मोहित हो रहे हैं। उन्होंने बहुत सुंदर स्त्रियां देखी थी, लेकिन इस युवती में एक अलग ही सौंदर्य था। राजा ने अपने सैनिकों को उस लड़की के बारे में पूछताछ करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद सैनिक एक बूढ़े ब्राह्मण को लेकर आए जो एक ज्योतिषी था। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, प्रणाम महाराज। राजा ने पूछा, क्या आप इस लड़की के बारे में कुछ जानते हैं? ज्योतिषी ने कहा, महाराज, इसका नाम शिवकरणी है। इसके ग्रह बताते हैं कि इसकी 2 जुड़वा संतानें होंगी, एक लड़का और एक लड़की। लड़के के माथे पर चांद
और हथेली पर तारे होंगे। यह बहुत सौभाग्यशाली कन्या है। यह सुनकर राजा ने उस लड़की शिवकरणी से विवाह करने का निर्णय लिया और उसे अपने महल में ले आए। लेकिन जो 6 रानियां थीं, उन्हें यह 7वीं रानी बिल्कुल पसंद नहीं आई और वे उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगी। राजा अपनी नई रानी के साथ कक्ष में आए। शिवकरणी पलंग पर बैठी हुई थी, थोड़ी शर्मीली सी। एक तो नई नवेली दुल्हन की लाज, ऊपर से वह और राजा का अंतर। लेकिन अब यह सब सच था जिसे उसे मानना था। राजा ने कहा, सुनो रानी, हमने तुमसे विवाह इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारी कुंडली में 2 जुड़वा बच्चों का होना लिखा है, एक लड़का और एक लड़की। लड़के के माथे पर चंद्रमा और हथेली पर तारे होंगे। हमें आशा है रानी, तुम हमें निराश नहीं करोगी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। शिवकर्णी ने धीमे से कहा, जी महाराज। समय बीतता गया और शीघ्र ही रानी गर्भवती हो गई। लेकिन उस समय राजा को कहीं यात्रा पर जाना था। वे बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अपनी रानी को ऐसे छोड़कर जाने का उनका मन नहीं था, जो कुछ ही समय में उनकी संतानों की मां बनने वाली थी। लेकिन जाना भी जरूरी था, इसलिए उन्होंने रानी को अपनी जादुई घंटी देने का फैसला किया। राजा ने रानी को अपने महल में बुलाया। बाकी रानियां और उनकी दासियां भी वहां पहुंच गईं और कक्ष के बाहर कान लगाकर राजा और रानी की बातें सुनने लगी। राजा ने कहा, रानी, यह घंटी मैं तुम्हें दे रहा हूं। जब बच्चे के जन्म का समय निकट आए तब यह घंटी बजाना। मैं उसी क्षण यहां आ जाऊंगा, लेकिन याद रहे, इसे बेवजह मत बजाना। छोटी रानी ने कहा, जो आज्ञा महाराज। रानी घंटी लेकर अपने महल में चली गई। शेष 6 रानियां, जो सारी बातें सुन रही थी, ईर्ष्या से जल भुन रही थी। उन्हें यह 7वीं रानी कभी पसंद नहीं थी। अब राजा का यह पक्षपाती व्यवहार उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे सोचती थी कि अब तो राजा छोटी रानी को ही प्यार करेंगे, हमें तो वे भोले से भी नहीं पूछेंगे। हम तो अब इसकी दासियां बन जाएंगी, क्योंकि यह तो मां भी बनने वाली है और हम 6 तो मां भी नहीं बन पाई। तब 6 रानियों ने एक षड्यंत्र रचा और सब मिलकर शिवकर्णी के पास गईं। उस समय वह आराम कर रही थी। रानियों के आने का समाचार सुनकर वह खड़ी हो गई और सबका प्रेम पूर्वक स्वागत करने लगी। उनमें से एक रानी बोली, अरे बहन, इस सब की क्या जरूरत थी? तू कोई पराई थोड़े ही है। दूसरी रानी बोली, ऐसे संकोच न किया कर, हम सब तेरी बड़ी बहनें ही तो हैं। बेचारी भोली भाली रानी को क्या पता था कि जो रानियां कल तक उसे अपनी दासियों से भी बुरा समझती थी, वे आज उसे बहन कह रही है। वह चुपचाप बैठी रही और उनकी बातें सुनती रही। तभी पटरानी आगे आई और बोली, सुन। शिवकर्णी ने कहा, जी महारानी जी। पटरानी बोली, हमने सुना है कि महाराज ने तुझे एक जादुई घंटी दी है। वह बहुत मीठे स्वर में बोली। बेचारी भोली सी शिवकर्णी, जो उनके जाल में फंस रही थी, कहने लगी, हाँ दीदी, दी तो है। उसे कहाँ पता था कि राजमहल में षड्यंत्र होते हैं। वह तो बिना संदेह के प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। तब रानी बोली, क्या महाराज उस घंटी को बजाते ही तेरे पास आ जाएंगे? एक और रानी ने कहा। शिवकर्णी कहने लगी, दीदी, उन्होंने तो यही कहा है। तब एक रानी कहने लगी, चल बावड़ी। महारानी हंसते हुए बोली, क्यों करनी को परेशान करती हो? ये तो इसे महाराज ने बावली बना दिया। तू छोटी है ना, और उतनी भोली है शिवकर्णी, इसलिए महाराज ने तुझे धीरज बंधाने के लिए यह सब कहा होगा। ऐसा कहीं होता है कि इसने घंटी बजाई और राजा जी दौड़े चले आए। सारी रानियां शिवकर्णी पर हंसने लगी। शिवकर्णी थोड़ी शर्मिंदा हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। महाराज ने तो यही कहा था। वह दिल में सोचने लगी, ठिठोली की है तेरे साथ। सब रानियां कहने लगी। शिवकर्णी ने अपना सिर झुका लिया। रानी कहने लगी, तू घंटी बजाकर देख जरा, अगर राजा जी आ गए तो यानी उनकी बात सच्ची है। एक बार देख लेने में क्या बुराई है? शिवकर्णी बोली। मगर तभी उसकी बात काटती हुई एक रानी बोली, अरे। रानी ने कहा, अरे समझा करो ना तुम लोग, तुम्हारे सामने थोड़ी ही न बजाएगी घंटी। शिवकर्णी बोली, चलो चलो यहां से, अकेले में बजाने दो, वरना राजा जी आ गए और हमें यहां देख लिया तो यही समझेंगे कि भोली भाली रानी को घुट्टी पिला रही है उसकी जीजियां। सब हंसते हुए वहां से चली गईं। रानी उनकी बातों में आ गई
और उसने कोठरी से घंटी निकाली और उसे बजा दिया। राजा जी उसी क्षण प्रकट हुए। वह आश्चर्यचकित हो गई। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि राजा जी सचमुच आ जाएंगे। राजा ने कहा, क्या हुआ छोटी रानी? तो वह कहने लगी, जी वो तो। तब राजा बोले, देखो आगे से ऐसी व्यर्थ घंटी मत बजाना। राजा जी थोड़े नाराज होते हुए बोले और अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन रानियां फिर से शिवकर्णी के पास आईं। उन्हें तो सब पता था। वे एक कोने में छिपकर सारी बातें सुन चुकी थी। महारानी ने पूछा, शिवकर्णी कल तूने घंटी बजाई थी ना? शिवकर्णी ने अबोध भाव से ही कह दिया, हाँ रानी, और राजा भी आ गए थे। तब बड़ी रानी कहने लगी, हाँ पास में ही कहीं होंगे इसलिए आ गए। अभी अभी दूत समाचार लाया है कि वह ताम्रलिप्ति पर पहुंच गए हैं। जानती हो ताम्रलिप्ति कहाँ है? एक दूसरी रानी ने कहा। शिवकर्णी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। तब वह बोली, वह सागर के तट पर है। वहां पर बहुत बड़ा बंदरगाह है। यहां से बहुत दूर है। अब घंटी बजाएगी तो किसी भी हालत में नहीं आएंगे। हाँ उसी ने बताया है जो दूत आया था। अब छोड़ोगी इसका पीछा? दूसरी रानी बोली, क्यों बच्ची को डरा रहे हो? चलो घंटी इसकी और बजाने की इच्छा भी इसकी। महारानी जो पटरानी कहने लगी और सब वहां से बाहर जाकर कल वाले कोने में ही प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि शिवकर्णी घंटी जरूर बजाएगी। शिवकर्णी ने दोबारा घंटी बजाई। राजा दोबारा फिर से प्रकट हुए। राजा ने कहा, हमने कहा था ना व्यर्थ घंटी मत बजाना। शिवकर्णी कहने लगी, मैं डर गई थी, मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। राजा क्रोधित होते हुए कहने लगे, तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है? शिवकर्णी नीचे देखते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है राजा साहब। तब राजा कहने लगे, अब तुम चाहे कितनी भी घंटी बजा लो, अब हम नहीं आएंगे। शिवकर्णी बोली, मेरी बात तो। वह बात भी पूरी नहीं कर पाई। उससे पहले राजा अंतर्ध्यान हो गए। अब 6 रानियां मुस्कुराई क्योंकि उनकी योजना काम आई थी। अब आवश्यकता पड़ने पर राजा जी नहीं आएंगे। बच्चे के जन्म का समय निकट आया। शिवकर्णी ने घंटी बजाई। कई बार बजाने पर भी राजा जी नहीं आए। रानियां समझ गईं। उन्होंने शिवकर्णी को यह कहकर पास की एक कुटिया में भेज दिया कि पहली बार रानी को प्रसव के समय उस झोपड़ी में रहना चाहिए। जल्दी ही शिवकर्णी की प्रसव पीड़ा तेज हो गई। वह दर्द के मारे बेहोश सी हो गई। इतने में रानियों ने वहां लगी दाई को सब कुछ बता दिया और राजमहल लौट गई। अब दाई बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ही समय में रानी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। लड़के के हाथ पर तारे और माथे पर चांद का निशान था। दाई ने रानियों को सूचित किया। रानियां तुरंत आई। उन्होंने दाई को दोनों बच्चों को ले जाकर कहीं मार डालने को कहा। दाई ने दोनों बच्चों को एक टोकरी में रखा और बाहर चली गई। शिवकर्णी अभी भी बेहोश थी। रानियों ने उसके पास 2 कुत्ते के पिल्ले रख दिए। कुछ देर बाद जब शिवकर्णी को होश आया तो उसने देखा उसके पास कुत्ते के 2 पिल्ले हैं। वह घबरा गई। तो ये बच्चे पैदा किए हैं इसने, एक रानी ने कहा। अब राजा जी को क्या कहेंगे? दूसरी रानी बोली। इतने में ही राजा जी वहां आ गए। उन्हें अपनी भूल पर पछतावा हो रहा था कि घंटी बजाने पर भी वह क्यों नहीं आए। आखिर उनकी रानी मां बनने वाली थी, वे पिता बनने वाले थे। राजा ने कुटिया में प्रवेश किया, लेकिन रानी की बगल में 2 पिल्लों को देखकर चौंक उठे। राजा बोले, यह क्या है? तब महारानी ने व्यंग्य करते हुए कहा, महाराज, आपकी रानी ने बच्चों को जन्म दिया है। राजा जी चिल्लाए, रानी यह क्या है? अब शिवकर्णी उन पिल्लों को देखकर रोने लगी और कहने लगी, मुझे नहीं पता महाराज, ये मेरे पास कब आए? तब तीसरी रानी ने कहा, तुम्हारे पास कहां से आए? अरे तुमने ही तो इन्हें जन्म दिया है। तब शिवकर्णी कहने लगी, नहीं, ये सच नहीं है। तब जो रानी कहने लगी, महाराज, मुझे तो यह कोई चुड़ैल या पिशाच लगती है जो कुत्तों को जन्म दिया है। धोखेबाज लड़की, इसी पल इसे महल से निकाल दो। महाराज कहने लगे, धोखेबाज लड़की, इसी पल निकल जाओ हमारे महल से। और वह शिवकर्णी रोने लगी, नहीं महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब महाराज कहने लगे, जाओ, तुम्हें देश निकाला दिया जाता है। राजा जी सेविकाओं की ओर मुड़कर बोले, इसे ले जाओ यहां से। बाकी रानियां तो जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी, वे अपनी योजना में सफल हो चुकी थी। अब तक तो दाई ने दोनों बच्चों को ठिकाने भी लगा दिया होगा।
और उस भिखारिन को राजा जी ने महल से निकाल दिया, क्योंकि अब तो उन रानियों के मार्ग का कांटा, उनके हृदय का सूल अब खत्म हो गया था। उधर दाई ने दोनों बच्चों को टोकरी में रखकर ले जा रही थी। दाई कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहां बच्चों को मार सके। तभी उसे एक कुम्हार का घर दिखाई दिया। उसने देखा कुम्हार ने घड़े एक छकड़ा जलाकर पकाने वाला है, तो दाई की आंखों में चमक आ गई। यह सबसे सरल मार्ग था दोनों को मारने का। वह उन दोनों छोटे अबोध बच्चों को एक घड़े में डाल देगी और आग में पकने पर बच्चे जलकर मर जाएंगे। उस समय कुम्हार अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। दाई ने उन बच्चों को घड़े में डाल दिया। कुम्हार अपनी पत्नी से कह रहा था, भाग्यवान, सारे घड़े डाल दिए ना छकरा? वह कहती है, हाँ अच्छा जी, पहले आप खाना खा लो। तब कुम्हार बोला, लेकिन मुझे तो नींद आ रही है। तब वह कहने लगी, खाना खाकर आराम से नींद लेना। कुम्हार बाहर आकर बोला, सही कहती हो। कुम्हार ने चाक को एक ओर रखा और बोला, इन घड़ों को शाम को पका लेंगे, मैं अभी थक गया हूं बहुत। वह पसीना पोंछते हुए बोला, कमर भी दर्द कर रही है। कुम्हारिन बोली, हाँ जी, कितनी बार तो कह दिया, बूढ़े हो गए हो, इतना काम मत किया करो, लेकिन आप हो कि मानते ही नहीं, बड़े चले हैं जवानी दिखाने। तब कुम्हार बोला, हट, अभी मैं कहाँ बूढ़ा हो गया हो, 50 का तो हुआ नहीं और बूढ़ा कहती है। मर्द 60 पार होते हैं, सुना है मर्द 60 पर भी पाठे होते हैं, सुना नहीं है क्या? तब कुम्हारिन बोली, होते होंगे, तुम कौन सा 60 से कम के लगते हो? चेहरा देखो अपना शीशे में, 60 साल वाले भी तुम्हें बाबूजी कहकर बुलाएंगे। तब कुम्हार छाती चौड़ी करके बोला, तू क्या जानती है, बचपन में 100 दंड बैठक लगा देता था एक झटके में। कुम्हारिन बोली, रहने दो जी, जानती हूं कितना कर सकते हो, कुल मिलाकर तो ढेर पसली हो गए हो, लगा लिए 100 दंड बैठक। अरे जवानी में बड़ा सजीला था। तब कुम्हारिन कहने लगी, पता नहीं कब सजीले थे, मैंने तो ऐसा ही देखा है। तब कुम्हार कहने लगा, तूने तो सारा खून चूस चूस कर ऐसा कर दिया मुझे। तब कुम्हारिन बोली, सही है जी, मैं ही चूसूं खून तुम्हारा, अभी और करी क्या रही हो? कुम्हार बोला, औरतों की तो यह आदत खराब होती है, खून भी चूसती है और भिन भिन भी करती है, मच्छरों की तरह। कुम्हारिन बोली, मर्द तो मक्खी होते हैं पूरे, एक बार चिपक गए तो छोड़ते नहीं है। कुम्हार बोला, चल चल बकवास न कर। कुम्हारिन बोली, अरे आ जाओ अंदर, वरना पता चले धूप में मरमरा गई तो। कुम्हार बोला, मैं तो पूरे दिन रह सकता हूं धूप में। कुम्हारिन बोली, हाँ, तुझ जैसी बुढ़िया नहीं रह सकती। तब कुम्हार बोले, पहले खुद को तो देख लो। तू देख ना बुढ़िया, कुम्हार बोला। तब कुम्हार की पत्नी कहने लगी, सही कहते हो, बूढ़े की पत्नी तो बुढ़िया होगी ना। कहानियों में सुना है कि युवा अप्सराओं को वृद्ध ऋषियों को दे दिया जाता था, लेकिन यहां तो उलट है। कैसी बुढ़िया बांध दी भगवान ने। जो कुम्हार कहने लगा, तब कुम्हारिन बोली, और तुम भी तो कामदेव से सुंदर हो। और फिर कुम्हार बोला, अरे दोबारा भिन भिन करने लगी है, खाना लगा, वरना तेरा पति भूख के मारे टपक जाएगा। कहाँ गई सारी जवानी, हो गई भूख से बेहाल। कुम्हारिन कहने लगी। तब कुम्हार बोला, जवान को भूख नहीं लगती क्या? तब बोली कुम्हारिन, बड़ी आई जवान, अब लगाना, नींद आ रही है। कुम्हार खिसियाते हुए बोला, चलो चलो खाना लगाओ। कुम्हारिन बोली, चलो खाना लगाती हूं। और वह मुस्कुराने लगी। दोनों भीतर चले गए। दाई को इससे अच्छा अवसर कहाँ मिलने वाला था। उसने देखा दोनों ने किवाड़ लगा लिए, तो चुपके से वह भीतर आई और दोनों बच्चों को एक एक घड़े में डाल दिया। उसने इस तरह रखा कि उनका मुंह नहीं दिखे। अब किसी भी तरह कुम्हार नहीं जान सकता था कि इस घड़े में 2 नवजात शिशु भी है। और मुस्कुराते हुए वह दाई वहां से चली गई। उसे महारानी से पुरस्कार भी तो लेना था। दोनों बच्चे शायद सो गए थे। उन्हें नहीं मालूम था कि अपने जन्म के कुछ ही घंटों बाद उन्हें उनकी मां से अलग कर दिया गया है और उनकी मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही है। कुम्हार खाना खाकर ऐसा सोया कि अगले दिन ही उठा। सुस्ताते हुए बाहर आया तो वह भूल ही गया कि घड़े भी तो पकाने हैं। उसने आग निकाली, लेकिन उससे पहले वह आग जलाता उसने घड़ों की ओर देखा और कुम्हारिन को आवाज लगाने लगा, कुम्हारिन। कुम्हारिन भागी भागी बाहर आई और बोली, क्या हुआ जी, इन घड़ों को तुमने पकाया क्या?
कुम्हारिन ने घड़ों की ओर देखा। वो सारे के सारे पके हुए थे। कुम्हारिन आश्चर्यचकित थी कि इतने अच्छे घड़े तो उन्होंने अपने जीवन में कभी पकते हुए नहीं देखे थे। तब वह कहने लगी, मैंने तो आग नहीं जलाई जी। तब कुम्हार बोला, कमाल है, देखो तो कितने अच्छे घड़े पके हुए हैं। इतने अच्छे से पके हुए घड़े तो मैंने कभी नहीं देखे। कुम्हारिन ने भी सहमति जताई, लेकिन ये हुआ कैसे? अचानक कुम्हार को एक घड़े में कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दिया। कुम्हार बोला, देखो, उस घड़े में से रोशनी आ रही है। कुम्हारिन बोली, हाँ, सही कहते हो जी। और कुम्हार छकरा टटोल कर देखने लगा। उसने वह घड़ा हाथ में लिया जिसमें से रोशनी आ रही थी। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अंदर एक नवजात बालक था। उसके माथे पर चांद का निशान था। ये रोशनी उसी चांद से आ रही थी। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने कुम्हारिन से कहा, इधर आओ। कुम्हारिन उसके पास गई। उसे भी यह देखकर विश्वास नहीं हुआ। कितना प्यारा और सुंदर शिशु है, मगर इस घड़े के अंदर कैसे आ गया? इसके माथे पर चांद, हथेली पर तारे बने हुए हैं। वह हैरान हो गई। अचानक उसकी दृष्टि पास पड़े घड़े पर पड़ी। उसने उस घड़े को उठाकर देखा तो उसमें भी एक नवजात बालिका थी। उसने उस घड़े को बाहर निकाला और कहा, यह लड़की भी मिली है। कुम्हार को तो यह कोई सपना लग रहा था। उसके घड़ों में 2 सुंदर बच्चे मिले हैं, जिसमें लड़के के माथे पर चांद और हथेली पर तारे बने हुए हैं। उसने लड़की को भी अपने हाथों में लिया और कहने लगा, मुझे तो यह दोनों जुड़वा लगते हैं। कुम्हारिन ने कहा, आपका कहना सही है जी। ये घड़े इस लड़की के माथे पर बने चांद के कारण पक गए हैं। देखो तो कैसी रोशनी आ रही है इस चांद से। अभी तो दिन है, रात में कितनी सुहानी हो जाती होगी। ये लड़की भी कितनी प्यारी और सुंदर है। दोनों पति पत्नी भाव विभोर हो रहे थे। तभी कुम्हार के दिमाग में एक बात आई। वह बोला, लेकिन इन बच्चों का हम क्या करेंगे? तब कुम्हारिन कहने लगी, बात तो अब तक आई नहीं थी मन में। उनके बच्चे तो है नहीं। यह जिसके भी है वह ढूंढ तो नहीं रहा होगा। अभी इन्हें हम अपने पास रखेंगे। कुम्हारिन ने बिना देर किए बोल दिया। तब कुम्हार बोला, लेकिन? कुम्हारिन बोली, लेकिन बेकिन कुछ नहीं जी। बुढ़ापे में किसके सहारे जिएंगे? सोचा है कभी? 48 के हो गए हो तुम, कब तक यह करते रहोगे? कि नहीं, मैं अब इन बच्चों को कहीं नहीं जाने दूंगी। कुम्हारिन ने दोनों बच्चों को अपने सीने से चिपका लिया और बोली, ये अब हमारे बच्चे हैं। कुम्हार बोला, नहीं, ये बच्चे नहीं है तो? कुम्हारिन बोली, जिसके होंगे वह इस समय इन्हें ढूंढ तो नहीं रहा होगा ना? पागल है अगर। कुम्हार कहने लगा, वह ढूंढ रहा होगा। तब वह बोली, अगर इनसे इतना ही प्रेम होता। कुम्हारिन कहने लगी, तो ऐसे घड़े में छोड़कर नहीं जाते नन्ही जानों को। कुम्हारिन को अब गुस्सा आ गया और उसकी ममता जाग उठी थी। तब वह कहने लगी, ठीक कहते हो जी। कुम्हार ने दोनों पर हाथ फेरा। शायद उसके मन में भी मोह आ गया था। कुम्हारिन कहने लगी, थोड़ा ठंडा दिमाग करके सोचिए। अब इन बच्चों को हम पाल लेंगे। कोई इनके माता पिता होंगे। ढूंढ रहे होते तो इन्हें मटकों में क्यों डालकर गए होते? कुम्हार की भी बात समझ में आ गई, क्योंकि उसके मन में भी मोह आ गया। पिता बनने की लालसा ऐसे पूरी होगी, कुम्हार ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह बोले, लड़के का नाम रखेंगे चंद्र ललाट। कुम्हारिन उत्साहित होते हुए बोली, और लड़की का चंद्रिका। तब वह बोली, नहीं रे, चंद्रिका यानी चांदनी, और चांदनी तो चंद्रमा की प्रेमिका होती है। तब कुम्हारिन बोली, तो क्या रखेंगे? तुम ही बता दो पंडित जी। उनकी नोक झोंक दोबारा चालू हो गई। कुम्हार बोला, इसका नाम रखेंगे तारका, चांद की बहन तारका। तब कुम्हारिन बोली हंसते हुए, नाम तो बड़े अच्छे रखते हो जी तुम। तब कुम्हार दोबारा गंभीर हो गया और बोला, अच्छा सुन। कुम्हारिन बोली, हाँ बोलिए। तब बोला, आसपास के लोगों को क्या कहेंगे? आसपास हमें जानता ही कौन है। कुम्हारिन बोली, अभी यहाँ पर आए हुए महीना भर ही तो कुल हुआ है। कुम्हार बोला, हाँ ये तो तुम ठीक कहती हो। चंद्र के सिर पर कपड़ा बांध के रखेंगे। किसी ने इसके माथे के चांद को देख लिया तो बेकार में संदेह करेंगे। तब वह बोली, हाँ ऐसा ही करेंगे। और वह बोली, ओ मेरे लाडलो, मेरी आंखों के चांद, तारो। कुम्हार ने पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर दोनों को दुलार करने लगा। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जीवन की सबसे बड़ी खुशी, उनकी सबसे बड़ी निधि,
उन्हें आज मिल गई थी। दोनों बच्चे अपना राजमहल छोड़कर कुम्हार की झोपड़ी में पलने वाले थे। यही उनका महल था और यही उनका परिवार था। दोनों बच्चे अब कुम्हार की झोपड़ी में खेलते हुए बड़े हुए। जब वे तुतलाते हुए कुम्हार और कुम्हारिन को माँ और पिता बोलते थे तो दोनों खुशी से झूम उठते थे। आठों पहर दोनों अपने से एक क्षण के लिए भी उन्हें दूर नहीं करते थे। जब कुम्हार घड़े बनाता तो दोनों रंगते हुए वहां आते और गीली मिट्टी में खेलने लग जाते। चंद्र तो विशेष शैतान था। कभी कभी तो घड़ा उठाने की कोशिश भी करता था। फिर जब दोनों मिट्टी से सन जाते तो कुम्हारिन भागी भागी आती और बनावटी गुस्सा दिखाकर दोनों को प्यार से चपत लगाती। इस पर दोनों खूब खिलखिलाते। कुम्हार भी घड़े बेचकर जल्दी घर आ जाता। आजकल उसने घड़े बनाना भी कम कर दिया था। अधिक बनाने से क्या लाभ था? 30 की जगह 25 बिके तो वही सही, लेकिन अपने लाडलों से दूर होना उसे नहीं सुहाता था। दोपहर में दोनों पति पत्नी और दोनों बच्चे खाना खाकर सोते और दोनों उन्हें जी भरकर निहारते। चंद्र जब 3 साल का हुआ तो उसके सिर पर कपड़ा बांधकर रखने लगे ताकि किसी को उसके माथे पर बना चांद न दिखे। शुरू शुरू में तो उन्हें बड़ी आनाकानी की, लेकिन उसे यह कहकर मना लिया कि राजकुमारों का सिर हमेशा पगड़ी से ढका रहता है बेटा। अब वे दोनों क्या जानते थे, चंद्र ललाट और तारका वास्तव में राजकुमार और राजकुमारी है। उनके लिए तो वह दिल के राजकुमार और राजकुमारी थे। अब राजकुमार और राजकुमारी थोड़े बड़े हुए। चंद्र तो अब तक विशेष लंबा नहीं था, धीरे धीरे लंबा और सुडौल होने लगा। वह अब 10 वर्ष का हो चला था। तारका भी और सुंदर हो गई थी। भले ही दोनों जुड़वा हों, लेकिन तारका चंद्र को हमेशा बड़ा भाई मानती और उसे भैया बुलाती। चंद्र भी तारका को छोटी बहन की तरह प्यार करता। कई बार वह गुस्सा हो जाता तो तारका डर जाती और कहीं जाकर छिप जाती। चंद्र अपनी प्यारी भोली भाली बहन तारका को डराने के लिए तरह तरह की धमकियां देता और वह बेचारी डर जाती। कुम्हारिन इस पर बोलती, कैसा कंस भाई है रे तू, अपनी बहन का जरा भी ध्यान नहीं रखता। चंद्र हंसते हंसते कहता, यह कौन सी देवकी है बेवकूफ। अब चंद्र ललाट की शारीरिक शक्ति उसके उम्र के बच्चों से कहीं अधिक थी। उसके मुख पर तेज झलकता था। कुम्हार को पूरा विश्वास था कि हो ना हो ये बच्चे किसी बड़े परिवार के हैं, लेकिन यह उसके घरों में कैसे आ गए और ये किसके बच्चे हैं यह उसे कभी पता नहीं लग सकता था। अब दोनों बच्चे 15 वर्ष के हो गए थे। अब वे बालक नहीं, युवा हो गए थे। दोनों ने युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रख दिया था। चंद्र अब तेजस्वी आकृति वाला युवक हो गया था। उसके कंधे चौड़े और शरीर सुडौल था। तारका भी मानो अपने नाम को सार्थक करती थी। अबोध बालिका से वह युवती हो चली थी। कहते हैं कि असाधारण व्यक्तियों को असाधारण चुनौतियों से जूझना पड़ता है। भाग्य भी उनकी कठिन परीक्षा लेता है। अचानक ही वृद्ध अवस्था के कारण कुम्हार की मृत्यु हो गई। वह सुबह सोकर नहीं उठा तो कुम्हारिन ने उसे जगाने के लिए उस पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी, किंतु वह तो अब भी गहरी नींद में सोया हुआ था। अब कुम्हारिन घबराई और उसने नाड़ी पर हाथ रखा। रक्त प्रवाह थम गया था। हाय कहकर वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। दोनों बच्चे अंदर आए। देखा तो पिताजी मृत थे। कुम्हारिन ने आघात सहन नहीं कर पाई और सिसकते सिसकते हृदयाघात के कारण अपने पति के साथ स्वर्ग सिधार गई। दोनों वहीं पर बैठकर सुबक रहे थे। फिर चंद्र ने किसी तरह उनकी अंत्येष्टि का प्रबंध किया। उसने दोनों को मुखाग्नि दी। तारका का रोते रोते बुरा हाल था। वह चंद्र से लिपट गई और दोबारा रोने लगी। भैया हम अनाथ हो गए। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चंद्र ललाट बोला, बहन भाग्य के आगे किसकी चलती है बता। चंद्र भी रो रहा था। उसने प्यार से तारका के गाल पर हाथ रखा और उसे सहलाने लगा। अब हम क्या करेंगे? तारका ने कहा। चंद्र बोला, चिंता मत कर, तेरा भाई तुझे कोई कष्ट नहीं होने देगा। हम दोनों पास के कस्बे में चलते हैं। कुछ न कुछ काम अवश्य ढूंढ लूंगा। चंद्र ने अपने माता पिता का सामान बेचा और आवश्यक वस्तुओं को लेकर तारका के साथ कस्बे की ओर चल पड़ा। अब उसे अपनी और अपनी बहन की दुनिया संवारनी थी। कल तक मदमस्त चंद्र आज एक परिपक्व युवक बन चुका था, जिस पर एक भाई की ही नहीं माता पिता दोनों की जिम्मेदारी आ गई थी। कस्बे में उसे कुछ व्यापारी मिले। 2 अकेले बच्चों को, जिनके पास घर का सामान था, देखकर उन्होंने उनको रोका और पूछा
कि वे कहाँ जा रही हैं। चंद्र ने उन्हें सारी बात बता दी। मुझे कोई काम और रहने की जगह दे सकेंगे तो आपका आभारी रहूंगा। व्यापारी सज्जन और दयालु थे। उन्हें बच्चों के साथ सहानुभूति हुई और साथ ही उन्होंने उनके स्वाभिमान की प्रशंसा की, क्योंकि वे स्वयं निर्भर रहकर जीना चाहते थे। व्यापारी बोले, हम तुम्हें बड़े बाजार में एक किराए का मकान दिला देंगे। लेकिन किराया? चंद्र ने संकोच के साथ कहा। व्यापारी बोले कि चिंता तुम ना करो, तुम काम करके किराए की भरपाई कर देना। वैसे भी वह घर खाली ही रहता है। तुम बहादुर बच्चों की सहायता से हमें खुशी ही होगी। एक व्यापारी बोला, चलो तुम उसमें रहना। उसी दिन दोनों को किराए का घर मिल गया। छोटा था लेकिन 2 जनों के लिए पर्याप्त था। अगली सुबह व्यापारियों ने चंद्र को बुलाया और बोले, देखो दोस्त, तुम्हारे लिए पक्षीराज घोड़ा है। आज से यह तुम्हारा है। चंद्र बोला, मैं किस तरह आपका उपकार चुकाऊंगा? तब व्यापारी कहने लगा, ऐसी बात नहीं करते। देखो, तुम्हें कोई भी सामान चाहिए मुझे कह देना, फल सब्जी सब मिल जाएगा। चंद्र बोला, और काम? व्यापारी सोचते हुए बोले, काम? काम किया क्या दूं तुम्हें? वह सोचने लगा तो चंद्र बोला, महोदय, आप कहीं तो मैं जंगल से हर रोज औषधि, फूल, पत्ते लेकर आ सकता हूं। मुझे हर तरह की वनस्पति का ज्ञान है जो यहां मिलती है। व्यापारी बोले, कर लोगे ये? चंद्र आत्मविश्वास के साथ बोला, बिल्कुल कर लूंगा जी। साथ ही शिकार करके भी आप लोगों को जो उपकार है उसे चुकता करूंगा। तब व्यापारी बोला, आज तो बोल दिया, आगे से मत बोलना। एक बूढ़े काका व्यापारी थे जो कहने लगे, ये कोठरी मेरी ही है। अगर तुम्हारी सहायता ना कर पाए तो इस धन संपत्ति का क्या अर्थ है? तो बस काम कर, किराए की चिंता मत करना। अब वह बूढ़े काका कहने लगे, राम उसे बात कर लेते हैं, औषधि, फल, फूल आदि उसको दे देगा। यह हमें भी आए दिन आवश्यकता पड़ती रहती है इन सब की। वह इसको पैसे दे देगा। पैसे लेकर मैं क्या करूंगा? चंद्र कहने लगा, हर चीज मुझे आपसे मिल जाएगी तो मैं इन पैसों का क्या करूंगा? मेरे लिए तो कोई मतलब नहीं होगा। तब वह बूढ़ा काका कहने लगा, अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है और इसे अपने पास रखना। तब चंद्र बोला, तो मैं इन्हीं पैसों से किराया भी दूंगा। जब व्यापारी कहने लगा, बड़ा जिद्दी है तो, और कहकर वह हंस पड़े। चंद्र ने अगले ही दिन से अपना कार्य आरंभ कर दिया। वह प्रतिदिन वन जाकर औषधियां और जड़ी बूटियां लेकर आता था। साथ ही शिकार भी करके व्यापारियों को देता रहता था। शीघ्र ही कस्बे में वह सबका पसंदीदा हो गया। उसके और तारका की मृदुता और नम्रता से सबको मुग्ध कर लिया था। प्रत्येक व्यक्ति उसके माथे के चांद के कारण उसे पहचानता था। एक दिन वह अपने नियमित कार्य से वन में अपने घोड़े को दौड़ा रहा था। उसने औषधियां एकत्र कर ली थी और वापस कस्बे की ओर जा रहा था। उसी समय महाराज ब्रह्मदत्त भी वन में शिकार के लिए आए हुए थे। संयोग से जहां चंद्र था उस जगह के पास ही थे। अचानक तेज हवा चलने लगी। वृक्ष मानो व्याकुल होकर पत्तों को गिराकर चीत्कार करने लगे। पशु पक्षी भयभीत होकर बिलों और कोठरों में छिप गए। महाराज ने अपनी आंखें ढक ली। आज वह किसी सेवक को साथ नहीं लाए थे। चंद्र ने घोड़े को नहीं रोका। उसका घोड़ा पक्षीराज मदमस्त होकर जोर शोर से दौड़ रहा था। तभी उसकी पगड़ी हवा के कारण उड़ गई और उसके माथे का चांद आलोकित हो उठा। पूरे जंगल में उसका प्रकाश फैल गया। महाराज को भी उस चांद का प्रकाश दिखाई दिया। वे हैरान हो गए। उनको एक घुड़सवार दिख रहा था जिसके माथे पर चांद था। दूरी के कारण आकृति स्पष्ट नहीं थी, मगर उस चांद की चमक से पत्ता पत्ता दूधिया रोशनी में नहा उठा था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इसका तो यही अर्थ था कि माथे पर चांद जैसे उनके पुत्र के होना था। लेकिन यह कैसे संभव है? माथे पर चांद किसी और के नहीं हो सकता, वैसा ही दूज का चांद जैसा पंडित जी ने कहा था। अब राजा का सिर चकरा गया। उन्होंने तुरंत महल लौटने का निश्चय किया। अगले ही दिन महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ गया। वैद्यराज उनका उपचार करने में जुट गए। 6 रानियां सूचना मिलते ही उनके महल में आ गईं। राजा जी एक आसन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभरी हुई थी। क्या हुआ महाराज? महारानी ने पूछा। राजा बोले, कुछ नहीं महारानी। रानी बोली, आप चिंतित लगते हैं। राजा ने धीमे से कहा, हाँ महाराज। रानी कहने लगी,
कुछ तो हुआ है, राजा बोले। बताते हैं। चीहू रानियां ध्यान से सुनने लगी। राजा कहने लगे, आज जब हम शिकार करने के लिए वन में गए थे, शिकार करते समय हमें एक घुड़सवार युवक दिखाई दिया जिसके माथे पर चांद था, बिल्कुल वैसा ही जैसा ज्योतिषी ने छोटी रानी के बच्चे के बारे में कहा था। हमें एक पल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में उसके माथे पर चांद था। हमें धोखा नहीं हो सकता। एक रानी ने पूछा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? राजा बोले, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। रानियां तरह तरह की बातें करने लगी। महाराज सिर पर हाथ रखे चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी राजा कहने लगे, आप सब यहां से चली जाइए, हमें एकांत चाहिए। चारों रानियां वहां से चली गईं। सभी रानियों पर यह सुनकर मानो गाज गिर पड़ी थी। माथे पर चांद, यानी वह लड़का छोटी रानी का ही बालक है, किंतु उसे तो दाई ने मरवा दिया था। फिर कैसे वह बालक जीवित बच गया? अगर वह वापस आ गया तो राजा जी उन्हें सूली पर चढ़ा देंगे। सब रानियों के चेहरों का रंग उड़ा हुआ था। महारानी के मुख की तो हवाइयां ही उड़ी हुई थी। उन्होंने कुछ करने का सोचा और आपस में योजना बनाने लगी। एक रानी कहने लगी, यह कैसे हो सकता है? वह लड़का जीवित कैसे बच गया? दूसरी रानी बोली, दाई ने हमसे छल किया। तब रानी बोली, मगर दाई छल क्यों करेगी? हम तो यह सोचे थे कि यदि राजा जी को सच्चाई पता चल गई तो हम सबको जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब महारानी बोली, शांत हो जाओ, घबराने से कुछ नहीं होगा, आगे की योजना सोचो। रानी बोली, हम क्या करें? तब दूसरी रानी बोली, सबसे पहले तो उस दाई को ढूंढो, उससे पूछो कि उन बच्चों का क्या हुआ। महारानी बोली, हाँ, यही करना होगा। किसी विश्वास वाली दासी को उसे भेजो, कल उसे लेकर आए। अगले दिन दाई को लाया गया। सच सच बोल, महारानी ने कड़क कर दाई से पूछा, तूने उन बच्चों का क्या किया? तब दाई कहने लगी, महारानी, मैंने तो उन्हें मार दिया। महारानी बोली, झूठ मत बोल। महारानी ने उसे कोड़े मारे। वह लड़का जीवित है। दाई बोली, ऐसा नहीं हो सकता, झूठ है। महारानी दाई को कोड़े मारते हुए बोली, वह लड़का जीवित है। दाई बोली, नहीं। वह कराने लगी, कहने लगी, रानी साहिबा, मैंने तो एक कुम्हार के घरों में उसे रख दिया था जिन्हें वह आग देने वाला था। फिर महारानी ने शंका की दृष्टि से कहा, तो? दाई बोली, फिर तो उन्हें जला दिया होगा। अब जो रानी कहने लगी, सुन, तू किसी तरह उन बच्चों का पता लगा, वरना। उसके होठ क्रोध से फड़फड़ाने लगे। तब दाई बोली, जो आज्ञा महारानी। दाई चली गई। अगले दिन दाई उस कुम्हार के घर गई। पता किया तो मालूम हुआ उसकी मृत्यु हो गई है। उसके बच्चे पास वाले कस्बे में चले गए हैं। दाई को शक हो गया कि यह वही बच्चे थे। कस्बे में आकर पता चला 2 जुड़वा भाई बहन आए हैं, जिसमें लड़के के माथे पर चांद है। अब दाई को पूरा यकीन हो गया कि यह वही जुड़वा बच्चे हैं। उसने एक योजना बनाई और उन बच्चों के घर का पता पूछकर चल पड़ी और महारानी से आज्ञा लेकर चंद्र के घर गई। उसने एक कोने में रुककर उसके बाहर जाने की प्रतीक्षा की। चंद्र के जाने के आधे घंटे बाद वह घर गई और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा तारका ने खोला और एक अज्ञात महिला को देखकर वह ठिठक गई। 2 क्षण के बाद उसने पूछा, आप कौन है काकी? तब वह कहने लगी, दाई। अरे पगली, मैं तेरी काकी ही हूं। दाई ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा और आगे बढ़कर उसे अपने गले लगा लिया और उसका माथा चूम लिया। तब तारका बोली, मेरी काकी? तब बोली, हाँ, तेरी सगी काकी। तारका बोली, लेकिन? दाई बोली, लेकिन क्या? यही ना, तेरे माता पिता ने कभी तुम दोनों को मेरे बारे में नहीं बताया? दाई ने आंखों में आंसू भरते हुए भर्राई सी आवाज में कहा। भोली तारका उस कुटिल स्त्री के आंसुओं से पिघल गई। उसने कहा, पहले आप अंदर तो आओ। दाई उसके गाल पर हाथ फेरते हुए भीतर आई। तारका ने उसे जल दिया और एक आसन पर बिठाया। तब दाई कहने लगी, कितनी बड़ी हो गई है मेरी बच्ची और कितनी सुंदर। हाय, तुझे मेरी नजर ना लग जाए। हमारे परिवार की शोभा को अपनी रोशनी से बढ़ा रही है मेरी प्यारी भतीजी। दाई अपने प्रपंच का प्रेम जाल फेंकने लगी। उसने तारका के सिर पर हाथ फेरा और बोली, तेरा भाई कहाँ है? तारका अब उसके जाल में आ रही थी। उन्हें तो यह भी पता है कि मेरा एक भाई है। इनकी ममता देखकर तो यही लग रहा है कि यह मेरी सगी चाची है। कोई पराया इतना थोड़ी ही प्यार कर सकता है। कितनी ममता, कितना स्नेह है इनके स्पर्श में।
इन पर संदेह करना तो मूर्खता ही है। तारका का भोला और अबोध हृदय भाव में बह गया। आज तक माँ पिताजी को छोड़ हमें कोई सगा नहीं मिला, और आज हमें सगी चाची मिल गई है। इनसे अधिक सगा कौन होगा हमारा। उसने दाई को सारी बात बता दी और यह भी बताया कि कैसे चंद्रवन से औषधियां लाकर आजीविका कमाता है। कितने बहादुर। दाई कहने लगी, मेरे बच्चों, अपने माता पिता के जाने के बाद भी तुमने साहस नहीं खोया और इस निर्दय दुनिया में अकेले जीने का प्रयास कर रहे हो। तुम दोनों, तुम्हारे दादाजी भी ऐसे ही थे बेटा, बहुत ही परिश्रमी और साहसी। उनके पूरे गुण तुम में आए हैं। तारका चहक उठी, सच में काकी? दाई बोली, हाँ सच्ची। तारका बोली, मेरे दादा इतने साहसी थे काकी? दाई बोली, बहुत साहसी थे बेटी। एक बार बाढ़ आने पर उन्होंने अकेले अपने दम पर घर को दूसरे गांव ले जाकर बसाया था। हमारे कुटुंब में उनसे बलशाली कोई नहीं था। तारका बोली, आपको पता है काकी, चंद्र भी बहुत बलशाली है। दादी का पोता जो है, काकी कहने लगी। होगा क्यों ना, दादा का पोता है तो कुछ तो खानदानी गुण आते ही है। अब दाई की मीठी मीठी बातें सुनकर तारका की रही सही सावधानी भी समाप्त हो गई और एक घड़ी के भीतर ही दाई उसकी असली चाची बन गई। काकी, तारका कहने लगी। तो दाई बोली, हाँ मेरी बच्ची। तो तारका ने प्रश्न किया, क्या तुमने हमसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम कभी? दाई को समझ नहीं आ रहा था। वह अपने मनोरथ में सफल हो रही थी। अब वह पहले से ही तैयार थी। उसने तुरंत ही आंखों में आंसू भरकर अपना नाटक शुरू कर दिया। वह बोली, तुझे क्या बताऊं मेरी बच्ची, तुझे मुझसे नाराज होने का पूरा अधिकार है। भला ऐसी कौन सी चाची होगी जो एक बार भी अपने भतीजे भतीजी को देखने नहीं आई हो। जब वे दोनों भाग्य के क्रूर प्रहार से बेसहारा हो गए हो, तब भी उनको सांत्वना देने नहीं आई। लेकिन मैं विवश थी बेटी। असल में 20 साल पहले तेरे पिताजी और काका में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण तुम्हारे पिता उस गांव में आ गए जहां तुम्हारा जन्म हुआ। इसी कारण मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आ पाई। जब मुझे समाचार मिला कि तुम्हारे माता पिता का निधन हो गया है, तब मैं सबसे लड़ झगड़ कर तुमसे मिलने आई। यहाँ आई तो तुम्हारा नाम कस्बे में हर ओर फैला हुआ है। सब लोग तुम्हें जानते हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग, जो माथे पर चांद लिए बालक हमारे कुल में उत्पन्न हुआ। लेकिन यह कहकर दाई फूट फूट कर रोने लगी। मैं तेरे भाई को क्या मुख दिखाऊंगी बेटी, कैसे उसको भतीजा कहकर पुकारूंगी। हाय, कैसी पत्थर दिल हूं मैं। इतना कहकर दाई विलाप करने लगी। तारका ने उसको गले लगा लिया और दोनों रोती रही। तारका रोते हुए बोली, तुम कितनी अच्छी हो काकी, अब रोना बंद कर। पागल काकी भी बोली। दाई ने अपने मगरमच्छ के आंसू पोंछते हुए कहा, अगर तू ऐसे रोएगी तो मैं भी दोबारा रो पड़ूंगी। तारका ने चाची की गोद में अपना सिर रख दिया। दाई उसके बालों को सहलाने लगी, कहने लगी, कितनी सुंदर है मेरी बिटिया। तुझ जैसी सुंदरी को पाने के लिए तो राजकुमार भी तेरे भाई के आगे नाक रगड़ेंगे। तारका के मुख पर शर्म की लाली आ गई। दाई बोली, क्यों नहीं? अरे, हर लड़की तेरे जैसी सुंदर नहीं होती। ये तो तेरा भाग्य है और इस सुंदरता के बल पर तो तू रानी बन सकती है। रानी? तारका कुछ नहीं बोली। अब काकी बोली, तेरे ये केश भी सुंदर है। कितने? इतना कहकर वह चुप हो गई। तब तारका बोली, काकी बोली, अगर। तब वह कहने लगी, अगर तेरे बालों में मैं केतकी के फूल लगा दूं तो? तारका बोली, केतकी के फूल? मैंने तो इनका नाम कभी नहीं सुना काकी। तब दाई बोली, कैसे सुनेगी, बड़े दुर्लभ होते हैं ये फूल, मानो तुझ जैसी सुंदरी के लिए ही बने हो। तारका एक हिरनी की तरह बोली, कहाँ मिलते हैं काकी? जैसे एक हिरनी शिकारी के जाल में फंसती जा रही थी और वह दाई के जाल में फंसती जा रही थी। केतकी वन में मिलते हैं। तब तारका बोली, काकी ये केतकी वन कहाँ है? तब दाई बोली, सही से तो मालूम नहीं, लेकिन यह वन सागर के किनारे पर है। एक रास्ता है, वहां से उस वन तक पहुंचा जा सकता है। दाई ने कहा, अपने भाई को क्या, वह बहुत वीर है। वह अवश्य तेरे लिए केतकी वन से केतकी के फूल लेकर आएगा। और सुन, उसे मेरे बारे में मत बताना, वरना वह संकोच करेगा और मुझसे मिले बिना ही रह जाएगा। नहीं जाएगा, फिर वह कहेगा, मुझे भी काकी से मिलना है। लेकिन उसे कल शाम तक वहां पहुंचना ही होगा, नहीं तो फूल बंद हो जाएंगे और अगले साल ही दोबारा खिलेंगे। अब तारका बोली, लेकिन? तब दाई बोली, घबरा मत,
वह अपनी बहन के लिए केतकी के फूल तो क्या, इंद्र का परिजात वृक्ष भी ले आएगा। बस शिव शंकर से प्रार्थना कर और उसको आज ही कह, अब मैं चलती हूँ। तो वह कहने लगी, तारका अभी से काकी। तब वह बोली, दाई मन तो मेरा भी नहीं हो रहा बिटिया, किंतु मैं अपने बेटे को साथ लाई हो। उसे बुखार हो गया है, इसलिए उसे सराय में छोड़कर तेरे पास आई हो। तू चिंता मत कर, मैं कल जरूर आऊंगी और अपने भतीजे को भी देखूंगी। तारका ने दाई को विदा किया। घर से निकलते समय दाई के मुख पर कुटिल मुस्कान थी। लड़के को तो केतकी वन में राक्षस मार डालेंगे, यदि वह वहां जीवित भी पहुंच गया तो, और लड़के को तो फिर किसी तरह मैं निपटा ही दूंगी। और वह चल पड़ी। शाम को चंद्र आया। तारका ने उसे खाना परोसा। चंद्र ने कहा, क्या बात है बहन, आज तो खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। वह बोली, अपने भैया से प्रेम जो करती हो। तब चंद्र बोला, क्यों, तेरा भैया नहीं करता तुझसे प्रेम? तब वह बोली, सचमुच करते हो? तारका धीमे धीमे बात को आगे बढ़ा रही थी। चंद्र बोला, तुझे अवश्य कुछ चाहिए, तभी तो ऐसे घुमा फिरा कर बात कर रही है। बता, क्या चाहिए तुझे अपने भैया से? कैसा संकोच? तारका थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई, बोली, भैया हर बार पकड़ लेते हैं, मुझे केतकी के फूल चाहिए भैया। चंद्र आश्चर्यचकित होते हुए बोला, केतकी के फूल? तब तारका बोली, हाँ भैया। तो वह थोड़ी इठलाते हुए कहने लगी, आखिर तुम्हारी बहन हो। तब चंद्र बोला, तूने कहां से सुना इनके बारे में? तारका बोली, बस सुन लिया, केतकी के फूल के बारे में तो मैंने भी सुना है। चंद्र बोला, तो? तारका बोली, लेकर आओ ना भैया मेरे लिए। तब वह बोला, लेकिन ये मिलते कहाँ है? तब तारका बोली, केतकी वन में सागर के बीच एक मार्ग है, वहां पहुंचा जा सकता है। तुम्हें कल सुबह ही जाना होगा, क्योंकि शाम तक वे मुरझा जाएंगे और अगले साल खिलेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, बस भैया मुझे वह फूल चाहिए। तब चंद्र बोला, गुस्सा क्यों होती है बहन, तूने कहा तो बिल्कुल लेकर आऊंगा। इतना कहकर उसने तारका को अपने पास बिठाया और प्यार से कहने लगा, मेरी बहन की फरमाइश उसका भैया जरूर पूरी करेगा। तारका बोली, मेरे प्यारे भैया। तारका ने अपना मुख उसके सीने से लगा दिया और चंद्र उसके बाल सहलाने लगा। चंद्र ने अगले ही दिन सुबह सुबह प्रस्थान किया। उसने अपने साथ धनुष और तरकश और एक तलवार ली, साथ ही खाने के लिए सूखे मेवे और चावल भी लेकर गया। उसका घोड़ा पक्षी राज हवा से बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा था। शहर के शहर कब चले गए पता नहीं चला। उसे यात्रा करते हुए 3 घंटे के आसपास हो गए थे। सूर्य अपने प्रखर धूप दे रहा था। लगातार चलने के बाद भी चंद्र थका नहीं था। एक और गांव गया और जंगल आरंभ हो गया। उसने अपने वेग को थोड़ा कम किया। वन धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। कुछ वृक्ष तो इतने सघन थे कि सूर्य की किरणें भी पार आने की जगह नहीं मिल पा रही थी। सहसा उसने एक राक्षसी को देखा। वह चौंक गया। बचपन में मां की कहानियों में उसने इसके बारे में खूब सुना था। उसने ध्यान से उसकी ओर देखा। वह काफी लंबी थी और पूरी तरह काली। उसके बाल पेट तक आ रहे थे और 2 दांत हाथी की तरह मुंह से बाहर निकल रहे थे, लेकिन उसके चेहरे को देखकर किसी को भी डर नहीं लगता। चंद्र को तो नहीं लगा। उसने एक युक्ति सोची और घोड़े को दूसरी ओर मोड़ दिया। फटाफट उसने 3-4 हिरणों का शिकार किया और उस राक्षसी के पास ले गया। यह राक्षसी उसे अवश्य केतकी वन का मार्ग बता देगी। उसने एक नाटक करने की सोची और हिरणों को बांधकर राक्षसी के पास चल पड़ा। दूर से ही उसने उसे प्रणाम किया। राक्षसी तेज आवाज में बोली, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तब चंद्र बोला, आपने मुझे पहचाना बुआ? उसने अत्यंत आत्मीयता से कहा, चाहे राक्षसी हो चाहे कोई भी हो, अपने भतीजे को थोड़ी ही खाएगी। वह बोली, मुझे बुआ क्यों बोल रहा है? तब चंद्र बोला, क्योंकि मैं आपका भतीजा हूं। बचपन में एक बार देखा था। देखो, मैं आपके लिए उपहार भी लाया हूं। उसने हिरणों की ओर इशारा किया। उस मूर्ख राक्षसी के लिए इतना ही बहुत था। वह बहुत खुश हो गई और भरपेट खाया। फिर मुंह पोंछते हुए बोली, वाह मेरे प्यारे भतीजे, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। बता, क्या चाहिए अपनी बुआ से? चंद्र मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ये राक्षस लोग इतने बेवकूफ और मतिभ्रम होते हैं कि उन्हें कभी नहीं सोचा था। बहरहाल उनकी योजना काम आ रही थी। वह बोला, बुआ,
क्या आप मुझे केतकी वन का रास्ता बता सकती हैं? राक्षसी चौंक कर बोली, केतकी वन? वहां क्यों जाना है तुझे? तब चंद्र बोला, अपनी बहन के लिए केतकी के पुष्प लाने हैं। तब राक्षसी बोली, तू तो बड़ा वीर है। उसने प्रसन्न होते हुए कहा, सुन, थोड़ा आगे जाएगा तो सागर के पास के वन में तुझे मेरा एक भाई मिलेगा। वह तुझे अवश्य मार्ग बता देगा। तू सफल हो, यही आशीर्वाद है मेरा। तब चंद्र बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुआ। चंद्र घोड़े पर बैठते हुए बोला, अच्छा बुआ, अब के लिए विदा। तब राक्षसी बोली, ठीक है भतीजे, लेकिन यहां आते रहना, अपनी बुआ को भूलना मत। तब चंद्र बोला, बिल्कुल नहीं बुआ, मैं यहां आता रहूंगा। राक्षसी ने हाथ उठाया, तुझे सफलता मिले। चंद्र ने हाथ हिलाकर विदा ली और राक्षसी अपने भतीजे को जाते हुए देखती रही। चंद्र आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद दूसरा वन आया। उसने दोबारा वही युक्ति लगाई। 3-4 हिरणों का शिकार करके अपने चाचा के लिए ले गया। थोड़ी दूर पर उसका चाचा भी मिल गया। बुआ से भी लंबे घुंघराले बाल, लेकिन अपनी बहन की तरह वह भी चेहरे से भोंदू दिखते थे। तब चंद्र बोला, प्रणाम चाचा जी। चंद्र ने निर्भीक होकर अभिवादन किया। तब राक्षस बोला, चाचा, और तू कहां से आ गया मेरा भतीजा बनकर? तब चंद्र बोला, मैं आपका भतीजा ही हूं। चंद्र ने वही कहानी सुनाकर राक्षसी से भेद के बारे में बताया। तब राक्षस बोला, अच्छा, मेरी बहन ने भेजा है तुझे, क्या वह मुझे भी चाचा जी? वह कहने लगा। चंद्र बोला, देखो, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन भी लाया हूं। चंद्र ने हिरण अपने चाचा को दिया। चाचा जी ने चटकारे लेकर भोजन किया। तब बोला, बता, तूने तो मुझे प्रसन्न कर दिया भतीजे, क्या चाहिए तुझे? तब वह बोला, चाचा जी, आप मुझे केतकी वन का रास्ता बता दीजिए। राक्षस थोड़ा सिर खुजाते हुए बोला, केतकी वन, तू इधर आ। उसने चंद्र को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। चंद्र सुनते ही खिल उठा। ऐसा करेगा तो वह अवश्य पहुंच जाएगा। वह बोला, मैं ऐसा ही करूंगा चाचा जी। तेरा तुझे प्राप्त हो, राक्षस कहने लगा। तब चंद्र बोला, चलता हूं चाचा जी। राक्षस ने मुस्कुराकर उसे विदाई दी। चंद्र अब पूरी तरह आश्वस्त होकर आगे बढ़ रहा था। उसके राक्षस चाचा ने उपाय बता दिया था। दोपहर समाप्त हो गई थी। संध्या होने में आधे प्रहर का समय शेष था। उसने पक्षी राज की गति तेज की। उसे शाम तक केतकी वन पहुंचना ही होगा, नहीं तो फूल मुरझा जाएंगे। उसे तारका की याद आई। उसने मन में कहा, चिंता मत कर बहन, तेरा भाई तेरे लिए केतकी के पुष्प लेकर ही आएगा। इतना सोचकर वह सरपट घोड़े को दौड़ाने लगा। अब चंद्र ललाट कुछ आगे बढ़ा तो सामने कांचड़ के पेड़ों का पूरा घना जंगल आ गया। जंगल इतना घना था कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हर तरफ कांटे ही कांटे थे। ऐसे में ना तो चंद्र आगे बढ़ सकता था और ना ही उसका घोड़ा चल सकता था। पेड़ों के पत्ते भी कांटेदार थे, जो किसी को भी घायल कर सकते थे। उसे अपने चाचा की बताई हुई युक्ति याद आई। उसने मन मन कांचली देवी को याद किया और कहा, हे मां, मुझे मार्ग दे, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। इतना कहकर उसने एक मंत्र का जाप किया और देखते ही देखते पूरा जंगल 2 भागों में बंट गया। उसके सामने राह बन गई। कांचली के पेड़ अपनी जगह से हट गए और उसके घोड़े के लिए मार्ग बन गया। उसने कांचली मां को फिर से याद किया और सरपट घोड़ा दौड़ाने लगा। कुछ ही देर में समुद्र तट तक पहुंच गया। चाचा के बताए उपाय से उसकी बाधा दूर हो गई थी। वह आराम से सागर के तट पर पहुंच गया था। अब उसके सामने समुद्र तट था। उसने दोबारा अपने चाचा की बताई युक्ति को आजमाया और मन ही मन समुद्र देवता को याद किया और कहा, हे पिता, मुझे मार्ग दो, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। और फिर किसी मंत्र को याद किया। फिर से चमत्कार हुआ। समुद्र में तेज लहरें उत्पन्न हो गई। पानी 2 तरफ हो गया। समुद्र देव ने उसकी बात सुन ली थी और उसको राह दे दी थी। उसने समुद्र के सामने शीश झुकाया और उस मार्ग में आगे चलने लगा। समुद्र का बहुत सा भाग पार कर गया, किंतु केतकी वन अभी तक नहीं दिख रहा था। वह आधा घंटा और चला होगा कि उसे सामने एक द्वीप दिखाई दिया। उसने अनुमान लगाया, यही केतकी वन होगा। समुद्र का तट आ गया था। चंद्र ने केतकी वन की भूमि पर पैर रखा। अपने चारों ओर विशाल इमारतें और भवन देखकर वह विस्मित हो गया। ऐसा लगता था किसी राजा ने अपने लिए यह जगह बनाई हो। किंतु आश्चर्य की बात तो यह थी कि पूरा द्वीप सुनसान था।
एक भी जीवित व्यक्ति उसे अभी तक नहीं मिला था। अपने ज्ञान से उसने पता किया कि संध्या होने में केवल आधा प्रहर शेष है। उसने जल्दी से केतकी के फूल ढूंढने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने अपने घोड़े को एक घने कुंज में छिपा दिया। थका होने के कारण वह तुरंत सो गया। अब चंद्र का उद्देश्य उन केतकी के पुष्पों को खोजना था। वह भागने लगा। उसके पास सुरक्षा के लिए एक तलवार थी। वह एक घर की छत पर पहुंचा। अचानक उसकी दृष्टि एक उद्यान की ओर पड़ी, जहां केतकी के फूल ही फूल थे। उसकी खुशी का पारावार नहीं रहा। लेकिन एक समस्या थी, उद्यान तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं था। उसने देखा वह बाग एक महल के पीछे है। महल अधिक से अधिक 300 कदमों की दूरी पर होगा। वह छत से कूदा और महल की ओर भागा। उसे हैरानी तो इस बात की थी कि इस नगर में कोई रहता नहीं था या कहीं चले गए थे लोग। उसके मन में सावधानी बढ़ती जा रही थी। वह महल के भीतर प्रवेश किया, किंतु महल में तो गलियारे ही गलियारे थे। इतने गलियारों में से वह उस उद्यान तक कैसे पहुंचता? और उसने फिर से अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग किया। उसने प्रयास किया कहीं उसे पक्षियों का स्वर मिल जाए, ताकि वह उस बगीचे का पता लगा सके। जहां बगीचा होगा वहां पक्षी तो होने ही थे। संध्या का समय था। पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे। उसे उनके स्वर को पहचानने में कोई समस्या नहीं हुई। वह सरपट भागा। एक क्षण का विलंब भी उसके समस्त परिश्रम को मिट्टी में मिला सकता था। आगे जो दरवाजा बंद था, वह ऐसा लग रहा था मानो भाग्य भी उसके बल और बुद्धि की परीक्षा ले रहा था। वह बिना घबराए पास वाले कक्ष में घुसा, क्योंकि शायद बीच का सबसे निकट वही पड़ता था। उसने देखा अभी एक घड़ी का समय शेष है सूर्यास्त में। वह मुस्कुराया। वह लगभग सफल हो चुका था। तभी उसकी दृष्टि एक पलंग पर पड़ी। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक युवती उस पलंग पर सो रही थी। वह उसके समान ही उम्र की प्रतीत हो रही थी। उसका सौंदर्य अद्भुत था। ऐसी सुंदरी किशोरी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह अपने ऊपर चिंतित हुआ। आज तक उसने किसी लड़की को कामना की दृष्टि से नहीं देखा था, किंतु इसको देखकर वह उस पर मोहित हो रहा था। उसने देखा उस युवती के सिर और पैर पर 2 छड़ियां थी, एक सोने की और दूसरी चांदी की। उसने दोनों छड़ियों को उठाया, परंतु उन्हें रखते समय उससे भूल हो गई। सिर की ओर उसने चांदी की और पैरों की ओर सोने की रख दी। अचानक वह किशोरी जाग गई। अपने पास एक युवक को देखकर वह डर गई। ऐसा लगा कि वह चीखने वाली है। तभी चंद्र बोला, घबराओ मत सुंदरी, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। वह बोली, तुम कौन हो? वह बोला, मेरा नाम चंद्र ललाट है। मैं अपनी बहन के लिए केतकी के पुष्प लेने आया हूं। केतकी के पुष्प? लड़की बोली। तब चंद्र बोला, हाँ। तो वह बोली, चंद्र ने देखा सूर्यास्त होने वाला है। वह बोला, मुझे अभी चलना होगा, वरना केतकी के फूल मुरझा जाएंगे। लड़की बोली, ठहरो युवक। वह बोली, केतकी के पुष्प कभी नहीं मर जाते। दूसरी बात, तुम राक्षसों के मारे बिना यदि उन फूलों को छू भी लोगे तो तुम्हारी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तब वह कहने लगा, क्या कहती हो? तब बोली वह युवती, मैं सच कहती हूं युवक, यानी तारका ने गलत कहा था। तुम्हारी बहन को किसी ने गलत बताया है। वह युवती बोली। तब वह बोला, चंद्र, तो मैं कैसे पाऊं केतकी के पुष्प? उसके लिए तो तुम्हें इन राक्षसों को मारना होगा। इस द्वीप पर 700 राक्षस है। उन्हें मारने पर ही तुम केतकी के पुष्प पा सकते हो। तब वह बोला, तुम तो राक्षसी नहीं, मानवी लगती हो। वह बोली, मैं मानवी ही हूं युवक। कभी मैं पुष्पवती राज्य की राजकुमारी थी। मेरा नाम कुसुम सेना है। राक्षसों ने हमारे राज्य पर आक्रमण करके सब कुछ समाप्त कर दिया था। तब मैं छोटी ही थी। एक राक्षसी को मुझ पर दया आ गई और वह मुझे यहाँ ले आई। वह इन राक्षसों की सरदार है। सुबह शिकार पर जाने से पहले मुझे सुलाकर जाती है, आकर उठा देती है। राजकुमारी यह कहकर रोने लगी। तब चंद्र बोला, शांत हो जाओ राजकुमारी, तुम बहुत साहसी हो। थोड़ा और साहस रखो। मैं इन राक्षसों को मारकर तुम्हें मुक्त करा दूंगा और अपनी बहन के लिए पुष्प भी ले जाऊंगा। वह बोली, किंतु कैसे? वे तो 700 हैं। जब चंद्र बोला, इनके विनाश का कोई ना कोई उपाय तो होगा। तुम किसी तरह उस राक्षसी से यह भेद निकलवा सको तो काम बन जाएगा। तब वह युवती बोली, अवश्य। रात को मैं नहीं सोती। तुम पास में ही कहीं छिप जाओ, पर प्रतीक्षा करो। मैं यह कार्य करती हूँ।
शीघ्र करो, वे सब शिकार करके आते ही होंगे। और हाँ, जाने से पूर्व मुझे सुलाते जाना। ठीक है, चंद्र बोला। राजकुमारी, ये कार्य करो तो तुम्हें इस यातनापूर्ण जीवन से मुक्ति दिलाने का मैं वचन देता हूं। राजकुमारी भी कहीं न कहीं चंद्र पर मोहित हो गई। यह युवक कितना वीर है जो अपनी बहन के लिए अपने जीवन को संकट में डालकर यहां तक चला आया। उसकी मुक्ति के लिए भी जोखिम उठाने को तैयार है। पता नहीं क्यों, लेकिन उस युवक को उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बहुत अच्छा। भोली राजकुमारी चंद्र पर मुग्ध हो गई। उसने चंद्र को बताया कि वह दीवार की ओट में छिप जाए और राक्षसी के आने की प्रतीक्षा करे। कुछ देर बाद ही राक्षसी शिकार का आनंद उठाकर मदिरा में चूर होकर लौटी। राजकुमारी ने चंद्र के सामने अपनी योजना बना ली थी, लेकिन अभी वह सोई हुई थी। राक्षसी ने छड़ियों को बदलकर उसे उठाया और राजकुमारी बोली, तुम आ गई? राक्षसी बोली, हाँ बेटी। तब राजकुमारी बोली, आज मुझे बहुत बुरा सपना आया है। राक्षसी बोली, क्या सपना आया बेटी? इतने में राजकुमारी रोने लगी। उसकी सिसकियां सुनकर राक्षसी ने उसे गले लगा लिया और पूछा, क्या हुआ बेटी, कुछ बोल तो सही। तब राजकुमारी बोली, मुझे सपना आया है कि एक मानव ने तुम्हें मार डाला और मैं दोबारा से अनाथ हो गई। तभी राक्षसी बोली, मानव से याद आया कि मुझे पता नहीं क्यों मानव की गंध आ रही है। राक्षसी सूंघते हुए बोली। राजकुमारी ने उसका ध्यान भटकाने के लिए फिर से रोना आरंभ कर दिया। राक्षसी बोली, अरे तू रो मत, हमें कोई नहीं मार सकता। तब राजकुमारी बोली, क्यों मां? राक्षसी नशे में तो धुत थी ही, अभी उसका स्वयं पर नियंत्रण भी नहीं था। राक्षसी बोली, हमारे जीवन का एक रहस्य है बेटी। राजकुमारी बोली, मुझे बताओ ना मां, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। राक्षसी बोली, तू इतना कह रही है तो सुन, इस केतकी वन में इस महल से 2000 कदम आगे एक सरोवर है। जो मानव सुबह सुबह उस सरोवर में से संदूक निकालकर उसमें से निकलने वाले फूलों के रस को निकाल लेगा, वही हमें मार सकेगा। अगर रस की एक बूंद भी जमीन पर गिर गई तो उस मानव के 700 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए तो चिंता मत कर, हमें कोई नहीं मार सकेगा। लेकिन यह मानव की गंध कहां से आ रही है बिटिया? राजकुमारी बड़े प्यार से बोली, लगता है मां, आज तुमने अधिक पी ली है, अब सो जाओ। तब राक्षसी बोली, हाँ सही कहा बिटिया, आज अधिक पीने में आ गई थी। और राक्षसी हंसने लगी। कुछ समय बाद ही राक्षसी खर्राटे मारकर सो गई। राजकुमारी को नींद कहाँ आ रही थी। उसने उचित अवसर देखकर चंद्र को बुलाया। चंद्र कोने में ही छिपा था, सो तुरंत आ गया। उसने सारा रहस्य चंद्र को बता दिया कि अब तुम चिंता मत करो। चंद्र कहने लगा, कल सुबह ही मैं ये काम कर दूंगा। तब वह कहने लगी, राजकुमारी, इसमें खतरा बहुत है चंद्र। चंद्र बोला, घबराओ नहीं, मैं कर दूंगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, राजकुमारी ने कहा। चंद्र बोला, अभी मैं चलता हूं, अब कल राक्षसों को परलोक भेजकर ही मिलता हूं। इतना कहकर चंद्र वहां से चला गया। राजकुमारी का मन दोबारा उस पर मोहित हो गया। वह कहने लगी, हे भगवान, इस वीर मानव की रक्षा करना, यह अपने उद्देश्य में सफल हो जाए। बस तुमसे इतनी ही प्रार्थना है प्रभु, इस वीर चंद्र पर अपनी कृपा बनाए रखना। वह बुदबुदा उठी। अगले दिन सूर्य उदय होते ही चंद्र उस सरोवर की ओर चल पड़ा। अभी सूर्य की रोशनी पूरी तरह नहीं हुई थी। उसने अपना ऊपर का वस्त्र उतारा और सरोवर में छलांग लगा दी। सरोवर उम्मीद से अधिक गहरा था। वह नीचे पहुंच तो गया, किंतु यह केतकी वन की माया ही थी। उसे कुछ नहीं दिख रहा था। थोड़ा सा भी प्रकाश भीतर नहीं आ रहा था। चंद्र व्याकुल हो गया। यदि वह जल्दी नहीं ढूंढ पाया तो उसे ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही थी। अचानक उसके माथे का चंद्रमा और हथेलियों के तारे चमकने लगे। देखते ही देखते उन्होंने पूरे सरोवर को जगमगा दिया। चंद्र का उत्साह लौट आया। उसने फिर से खोजना शुरू कर दिया। उसे संदूक मिल गई। चांद की शक्ति से उसको सांस भी आ रहा था। वह ऊपर पहुंच गया। संदूक अब उसके हाथ में थी। उसने संदूक खोली। राजकुमारी के कहे अनुसार उसमें 2 पुष्प निकले। सहसा उसे बहुत से लोगों की आवाज आई। उसने देखा एक राक्षस उसकी तरफ आ रहे हैं। उनके हाथों में तलवार, धनुष, गदा, भाला, तोमर, दंड, बर्छी, मल आदि शस्त्र अस्त्र थे। उनको पता चल गया था किसी ने संदूक को बाहर निकाल लिया है। चंद्र उनको देखकर हंसने लगा।
उसने फूलों को हाथ से मसला और उनके रस को तुरंत अपनी छाती पर मसल लिया। सारा रस उसकी छाती पर था। इससे पहले कि वह टपकता, उसने अपने हाथों से उसे मसल लिया। सारा रस अब उसके शरीर पर था और वही हुआ जिसकी उसे आशा थी। सारे राक्षस वहीं पर ढेर हो गए। एक क्षण के लिए पूरा केतकी वन कांप उठा। उसे संदूक के नीचे एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, हे वीर, तुमने संदूक खोलकर बड़ी वीरता का काम किया है। अगर तुमने रस को निकालकर राक्षसों को मार डाला है तो सुनो, ये केतकी वन अगले आधे प्रहर में समुद्र में विलीन हो जाएगा। इससे पहले तुम यहां से जो चाहे वह लेकर जा सकते हो, किंतु याद रहे, केतकी वन में फंसे रह गए तो ये तुम्हारे लिए यमलोक बन जाएगा। चंद्र ने संदूक को एक ओर फेंका और तुरंत ही महल की ओर भागा। चंद्र महल में पहुंचा तो राजकुमारी अपने कक्ष में सोई हुई थी। उसने छड़ियों की अदला बदली की और राजकुमारी को उठाया। राजकुमारी एकदम से चौंक कर उठी। राजकुमारी बोली, तुम? चंद्र बोला, हाँ। राजकुमारी बोली, तुम सफल हुए? चंद्र बोला, हाँ, मैं सफल हो गया हूं। राजकुमारी के मुख पर एक मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों के बाद वह ऐसे खुलकर हंस रही हो। सारा बोझ, सारा दुख जो बर्फ की तरह पिघल कर बह गया। तुम जल्दी करो, चंद्र बोला, आधे प्रहर में यह जगह समुद्र में विलीन हो जाएगी। कुसुम सेना ने चौंक कर देखा। मुझे संदूक में एक पत्र मिला है, चंद्र ने बताया। उसमें लिखा हुआ था। तब कुसुम सेना बोली, तो हमें जल्दी करनी चाहिए। तब वह बोली, तुम्हें कोई वस्तु प्रिय है जो लेकर जाना चाहती हो तो ले लो। कुसुम सेना के मुख पर उदासी आ गई। तब चंद्र बोला, इस जगह से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु या याद मैं यहीं छोड़ देना चाहती हूँ। चंद्र, मुझे इन सब से कोई संबंध नहीं रखना, तुरंत चलो यहां से। चंद्र बोला, अरे अभी नहीं, मुझे अपनी बहन के लिए केतकी के फूल लेने हैं। चंद्र बगीचे की ओर भागा। जब तक राजकुमारी कक्ष तक आती है तब तक चंद्र 5-6 फूल हाथ में लेकर आ गया था और बोला, चलो यहां से। चंद्र और कुसुम सेना का हाथ पकड़कर भागने लगा। उसकी गति से कुसुम सेना मेल नहीं खा पा रही थी। चंद्र को याद था उसने घोड़े को कहां छोड़ा था। भागते भागते वह आखिर पहुंच ही गए। उसने अनुमान लगाया कि उन्हें 3 घड़ियां हो गई है। उसने पक्षी राज को प्यार किया और कुसुम सेना को उस पर बिठाया और तत्पश्चात खुद उस पर बैठा। 3 घड़ियां हो गई थी। चंद्र का समय अब कम ही शेष था। तब वह बोला, चिंता मत करो राजकुमारी, पक्षी राज के लिए यह पर्याप्त है। अब चंद्र ने घोड़े को दौड़ाया और सदा की तरह पक्षी राज पवन से बातें करने लगा। केतकी वन चित्रपट की तरह पीछे छूटने लगा। एक घड़ी के भीतर वे केतकी वन के बाहर आ चुके थे। इतने में धरती ने झटका खाया। चंद्र ने अश्व रोका। यह क्या था? यह संकेत है केतकी वन डूबने वाला है। तभी एक भवन ढह गया। यह संकेत था केतकी वन का अंत प्रारंभ हो गया और कुछ ही घड़ियों में वह अस्तित्व खोने वाला था। चंद्र ने समुद्र देव के मंत्र को फिर से याद किया। समुद्र की लहरें उठी और उसके अश्व के लिए रास्ता बना दिया। तब वह बोला, संभल कर बैठना राजकुमारी। राजकुमारी बोली, हाँ, इन केतकी के पुष्पों का भी ध्यान रखना। राजकुमारी चंद्र ने पक्षी राज को आगे बढ़ाया और पक्षी राज सागर के मध्य सरपट दौड़ने लगा। केतकी वन पीछे छूट गया था। लौटते समय भी चंद्र ने वही युक्तियां काम में ली और आते समय जो की थी, कांचली का वन भी पार हो गया और मध्याह्न होने को आया था। अब हमें विश्राम कर लेना चाहिए, चंद्र बोला। तो राजकुमारी बोली, मुझे तो भूख भी लगी है। चंद्र घोड़े से उतरा और एक वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ लाया। तो कुसुम सेना थोड़ी चिंतित बोली, अच्छा चंद्र। वह बोला, हाँ राजकुमारी। चंद्र उसके स्वर में चिंता को भांप गया था। वह बोली, तुमने मुझे मुक्त तो करवा दिया चंद्र, लेकिन अब मैं जाऊंगी कहां? मेरा राज्य तो समाप्त हो चुका है। चंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस सब के मध्य उसने यह तो सोचा ही नहीं था। तुमने मुझे मुक्त तो करवा दिया चंद्र, मेरा दायित्व भी तुम पर आ गया है, राजकुमारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा। चंद्र कुछ सोच रहा था। वह बोली, चंद्र, तुम सही कहती हो राजकुमारी। चंद्र ने राजकुमारी से कहा, तो बताओ। वह बोला, तुम मेरे साथ चल सकती हो। मेरे परिवार में केवल 2 लोग हैं, मैं और मेरी बहन। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। कुसुम सेना कहने लगी, नहीं चंद्र, मैं ऐसे नहीं रह सकती।
बिना परिवार का हिस्सा बने किसी की आश्रिता रहना मुझे स्वीकार नहीं होगा। चंद्र फिर से चिंता में डूब गया। बोला, यह एक पहेली की तरह उसके सामने आया है। आज तक उसने व्यवहारिक ज्ञान तो बहुत ही प्राप्त किया, किंतु इस क्षेत्र में तो उसे रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। वह बोला, मुझसे विवाह करोगी? चंद्र के मुख से अचानक ही निकल गया, मानो उसके मन की बात बाहर आ गई। राजकुमारी इस प्रश्न के लिए तैयार थी। वह बोली, तुम तैयार हो? उसने बिना घबराए कहा। वह बोला, यह तुम पर निर्भर करता है। राजकुमारी बोली, ठीक है चंद्र, मैं तैयार हूं। मैंने अपने सपनों में तुम जैसे वीर को पति के रूप में कल्पना की है। तुमसे अधिक मैं कुछ नहीं सोच सकती। राजकुमारी ने लज्जा से सिर झुका लिया। चंद्र पक्षी राज की ओर गया और हाथ में एक केतकी का फूल लिया और कुसुम सेना के पास आया। फूल को उसकी बहनी में गूंथ दिया। कुसुम सेना लज्जा के मारे हंस पड़ी। चंद्र की भी हंसी ने उसका साथ दिया। दोनों घर पहुंचे। चंद्र ने द्वार खटखटाया। तारका ने द्वार खोला। तारका बोली, भैया। चंद्र को देखते हुए उससे लिपट गई। चंद्र बोला, देख बहन, तेरे लिए केतकी के पुष्प के साथ साथ भाभी भी लाया हूं। उसने कुसुम सेना की ओर इशारा किया। तारका ने कुसुम सेना को गले लगा लिया। चंद्र बोला, हाँ कुसुम सेना। तो वह बोला, एक फूल मुझे भी दे सकते हो। वह बोली, एक क्या भाभी, तुम पर तो सारे फूल बांट दूं। तब वह बोली, नहीं बहन, मुझे तो एक ही फूल चाहिए। चंद्र कहने लगा, वह भी वेणी में गूंथने के लिए? नहीं। तो चंद्र ने उत्सुकता से पूछा, किस लिए? तब बोला, यहां मैं इसका पौधा लगाऊंगी। ये केतकी का फूल ही तो है। इस दिन, इस कारण ही तो। चंद्र ने कंधे पर हाथ रखकर कुसुम सेना से कहा और तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि कुसुम सेना का मानना था कि केतकी के फूल का वृक्ष इसलिए लगाऊंगी, इसके कारण ही तो हम मिले हैं, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। अगले दिन से ही चंद्र, तारका और कुसुम सेना का जीवन सामान्य हो गया। चंद्र ने मंदिर के पुरोहित से अपना और कुसुम सेना का विवाह करवा लिया और फिर शिकार और औषधियां लेने वन में जाने लगा। कुसुम सेना तारका से ऐसे हिल मिल गई थी जैसे दोनों सालों से एक साथ रह रही हो। कुसुम सेना ने घर के कार्य करना आरंभ कर दिए थे। तारका उसे सब कुछ सिखाने लगी थी। उसको देखकर लगता नहीं था कि वह राजकुमारी है। उसने स्वयं को इस नए परिवेश में ढाल लिया था। कितने वर्षों बाद उसे परिवार मिला था। अब वह विवाहिता हो गई थी, बालिका से स्त्री बन गई थी। चंद्र के रूप में उसे जीवन साथी मिल गया था, जिससे अच्छा वह सोच भी नहीं सकती थी। तारका के रूप में बहन, और क्या चाहिए था उसे। चंद्र इस रोमांचक अनुभव से आगे बढ़कर अपने कार्यों में व्यस्त हो गया था, किंतु चांद वाले राजकुमार का भाग्य उसके माथे के चांद जितना ही असाधारण था। एक दिन जब वह वन में शिकार करने गया तो उसे महाराज ब्रह्मदत्त ने फिर से देख लिया। उसके माथे का चांद अब चमक रहा था। इस बार वे पूरी तरह आश्वस्त थे कि उसके माथे पर चांद है। राजा बोले, ठहरो युवक। चंद्र ने अपने अश्व की गति धीमी कर दी और बोले, कहिए। राजा बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब चंद्र बोला, क्षमा कीजिए, अभी मैं जल्दी में हूं। आपको मुझसे मिलना है तो बड़े बाजार के सबसे छोटे घर में आ जाइएगा, मैं वहीं पर रहता हूं, लेकिन अभी आपको समय नहीं दे पाऊंगा। इतना कहकर चंद्र ने अश्व की गति तेज कर दी। महाराज कुछ उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे इस युवक से मिले बिना नहीं जाएंगे। उन्होंने तय किया कि वह दिन में भेष बदलकर उसके घर जाएंगे, किंतु पहले उन्हें कुछ उत्तर चाहिए थे। महल पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने 6 रानियों को बुलवाया और कहा, क्या तुमने मेरे बच्चों के साथ क्या किया? अब महाराज का रौद्र रूप देखकर रानियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। रानी ढोंग करते हुए कहने लगी, बड़ी रानी, आप क्या कह रहे हैं महाराज, हमें समझ नहीं आ रहा। तब महाराज ने एक कोड़ा उठाया और उसी भूमि पर पटकते हुए बोले, तुम्हें कोड़े पड़ेंगे तो सब समझ आएगा। रानियों ने हाथ जोड़कर सारी बातें महाराज को बता दी। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। महारानी घुटनों के बल पर बैठकर हाथ जोड़कर बोली। महाराज बोले, क्षमा तो तुम्हें नहीं मिलेगी, किंतु तुम्हें मृत्यु भी नहीं दूंगा। तुम्हारे कारण मेरे बच्चे निर्धनता में रहे, इसलिए आज से तुम भी निर्धनता में रहोगी। मारी मारी फिरोगी, एक एक अन्न के लिए तरसोगी।
मैं तुम्हें उस दासी को भी इसी तरह देश निकाला देता हूं। आज से तुम रानियां नहीं हो। अब मेरा राज्य छोड़कर जाओ और शेष जीवन भटकते हुए जीवन व्यतीत करो। सैनिकों, अब भी निकालो इन्हें और उस दासी को भी बंदी बनाकर लाओ। रानियां बहुत रोईं, गिड़गिड़ाई, किंतु महाराज पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, छोटी रानी को खोजा जाए। हमें पता है महाराज, मंत्री जी बोले। छोटी रानी कहाँ है? महाराज को विश्वास नहीं हुआ। तब मंत्री जी बोले, पास के गांव में रहती है। मुझे मालूम था, किंतु आपको आज तक नहीं बताया। तब महाराज बोले, आप धन्य हैं मंत्री जी, जा और उन्हें सम्मान सहित लेकर आइए। अब मंत्री जी चले गए। मध्याह्न हुआ। राजा भी भेष बदलकर चंद्र के घर पहुंचे। उन्होंने भीतर के लोगों को देखने का सोचा। एक खिड़की से छुपकर तीनों को देखने लगे। उस युवक के माथे का चांद अब स्पष्ट दिख रहा था, यानी अब उन्हें कोई भी शक नहीं था कि यह उनका ही पुत्र है। हाँ, उसकी हथेलियों पर तारे भी हैं। वे गदगद हो उठे। उनकी संतानें जीवित है। ये लड़की उसकी जुड़वा बहन है, उनकी पुत्री। कितनी सुंदर है वह, और कितना बलिष्ठ और सुंदर लग रहा है उनका पुत्र। महाराज अपने जीवन में ऐसे उत्साहित नहीं हुए थे। उनके मन में सैकड़ों प्रश्न उमड़ रहे थे। उनके उत्तर पाए बिना उन्हें चैन नहीं मिलने वाला था। उनका ध्यान कुसुम सेना की ओर गया कि यह लड़की कौन है। वैसे तो यह इनकी उम्र की है, लेकिन कहीं उनकी पुत्रवधू तो नहीं, कहीं मेरे बेटे पुत्रवधू तो नहीं ले आया। उनकी आंखों में हर्ष के आंसू टपक पड़े। उनकी संतान इतनी बड़ी हो गई, आज तक उन्हें उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरने का भी अवसर नहीं मिला। वे दरवाजे के पास गए और उसे खटखटाया। चंद्र ने द्वार खोला। सुबह वाले व्यक्ति को यहां देखकर उन्होंने आश्चर्य से पूछा, जी कहिए। तो वह बोले, ओ मेरे पुत्र। महाराज उसके गले लग गए। अब तक तारका और कुसुम सेना भी आ गई थी। चकित मत हो मेरे पुत्र, महाराज बोले, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। इस राज्य का राजा ब्रह्मदत्त हो। तुम दोनों मेरी संतानें हो। हे भगवान, तूने कितना कष्ट दिया है मेरे बच्चों को। बेटा, ये लड़की मेरी पुत्रवधू है ना? चंद्र कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। इस राज्य का राजा उन्हें अपनी संतान कह रहा था, मगर यह संभव कैसे है? उनके माता पिता तो अब जीवित नहीं है। उसके मस्तिष्क में कई विचार आ रहे थे। तुम मेरी बात पर विश्वास करो, नहीं रहे होंगे। राजा कहने लगे, तो महल चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। तीनों राजा के साथ महल चल पड़े। राजा का रथ वृक्षों के पीछे था। उस रथ पर बैठकर चारों राजमहल पहुंचे। राजमहल में छोटी रानी शिवकर्णी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें देखते ही उसने उन दोनों को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। क्षमा करना, महाराज बोले। मेरी रानी, मैंने तुम्हें इतने कष्ट दिए। ये दोनों तुम्हारी संतानें हैं और यह तुम्हारी पुत्रवधू। शिवकर्णी ने हर्षित होकर उनका माथा चूमा। ये वही दाई है जिसने यह सब किया था। यही तुम्हें सब कुछ बताएगी। दाई ने भी फिर महाराज के सामने और शिवकर्णी के सामने सारी सच्चाई बताई। माँ, पिताजी, चंद्र के मुंह से निकला। राजा बोले, हाँ पुत्र, तुम इस राज्य के युवराज हो, हमारी संतान हो। तुम्हारी बहन राजकुमारी है और तुम्हारी भाभी पत्नी महारानी। इस समय सब में तुम्हारा नाम तो मैं पूछना ही भूल गया। मेरे बच्चों, मैं कैसे अभागी माँ हो। शिवकर्णी कहने लगी, जो मैं अपने नवजात शिशुओं का चेहरा भी नहीं देख पाई। बताओ, क्या नाम रखा है तुम्हारे दत्तक माता पिता ने तुम्हारा? तब चंद्र कहने लगा, मेरा नाम चंद्र ललाट है माँ, और इसका नाम तारका। आपके पुत्रवधू पुष्पवती राजकुमारी कुसुम सेना है। तब मंत्री जी कहते हैं, आज्ञा महाराज, समस्त राज्य में उत्सव की घोषणा कर दी जाए। महाराज आज्ञा देते हैं। सप्ताह भर तक राजधानी में केवल उत्सव होगा। प्रजा को कहो कि उनके राजकुमार राजकुमारी लौट आए हैं। मंत्री जी कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। अनेक मंत्री, सेना और विशिष्ट जन उनसे मिले। रात में ही चंद्र और कुसुम सेना को एकांत मिला। क्या तुम विश्वास कर सकती हो कुसुम सेना, मैं राजकुमार हूं और इस राज्य का भावी राजा, तुम इस राज्य की भावी महारानी? तब कुसुम सेना कहती, मुझे तो खुद पर अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। चंद्र कहता, अब तो तुम महारानी बन जाओगी कुसुम सेना। और वह कहने लगी, सुनिए। चंद्र बोला, हाँ,
वह स्थान ठीक रहेगा ना? कुसुम सेना ने बगीचे की ओर इशारा करते हुए कहा। तब बोली, किसके लिए? कुसुम सेना बोली, केतकी के पौधे के लिए। कुसुम सेना ने इतना कहकर अपना सिर चंद्र के कंधे पर रख दिया और दोनों चंद्र को निहारने लगे। उसके बाद चंद्र ने अपने पराक्रम से कुसुमवती का राज्य भी जीत लिया। जनता अपने युवराज, युवरानी और राजकुमारी से बहुत प्रेम करती थी। इसके पश्चात तीनों अपने चाचा बुआ का आशीर्वाद लेने गए। समझ गए ना किसकी बात हो रही है? आखिर राक्षसी बुआ और राक्षस चाचा को बहू भी तो दिखानी थी। दोनों ने अपने भतीजे के लिए बहुत बड़ा उत्सव किया। उन्हें बहुत खुशी हुई। उनके भतीजा राजकुमार था। तारका का विवाह निकट के राज्य के राजकुमार से हुआ। राजा ब्रह्मदत्त ने 10 वर्ष पश्चात राज्य का त्याग कर दिया और चंद्र को राजा बनाया। चंद्र ललाट अत्यंत योग्य और न्यायप्रिय राजा था। उसकी यह कहानी सदियों तक समस्त देश में दादी और नानी द्वारा सुनाई जाती रही। ये बंगाल की एक प्रसिद्ध कहानी थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।